पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जब आप एक दूसरे के साथ इतने अरसे तक जैसे हम और आप साल गुजार रहे होते हैं तो दूसरे की पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपके इर्द गिर्द आपके कज़न, आपके बहन भाई, आपके दोस्त होते हैं। सो कुछ ऐसे होते हैं जिनके कंधे पे आप सर रख के रो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कंपनी में बैठ के आपको बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो बहुत हंसाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आप अपना हर राज शेयर कर सकते हैं क्योंकि पर्सनैलिटी इतनी गहरी होती है कि वो किसी को किसी भी चीज़ में आगे मतलब लाइक पढ़ने ही नहीं देते ना, मतलब कान में खबर नहीं पढ़ने देते, इतने गहरे होते हैं वो। और कोई ऐसे होते हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, जब भी आपको फाइनेंसिस की ज़रूरत हो आप उनका रुख करते हैं। और एक कोई आपकी ज़िंदगी में हीरो होता है जिसको आप शिकायत करते हैं, फलाना ने मेरे साथ ये किया, और वो आपके लिए जाके लड़ता है। यानी कि वो ऐसी बुर्दबार शख्सियत होती है, वो ऐसी ब्लंट शख्सियत होती है जिससे लोग डरते भी हैं। जो लोगों की ज़िंदगी का हीरो भी होता है और लोगों की ज़िंदगी का विलन भी होता है। उससे बहुत दफ़ा आप कुछ कहते हुए डरते हैं कि ये तो आपको मुँह पे ही सुना देगा, जो दिल में होगा उसको तरीका पता है कि आप तक उसे कैसे अपनी बात को पहुंचाना है। बहुत सारे लोग सबमिसिव होते हैं, वो अपने दिल की बात आप तक पहुंचने नहीं देते, उनके एक्सप्रेशन आपको बता ही नहीं सकते कि उनके दिल में चल क्या रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो लोग जो दिल में बात नहीं रखते और जो उनको कहना होता है, उनके कहने का तरीका ऐसा होता है मज़ेदार कि वो आराम से जो है वो अपने दिल की बात कह भी देते हैं और आप फिर उनसे घबराते भी हैं कि अगर इसको हमने कुछ ऐसा वैसा किया तो ये तो आपको छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि इसने तो आपकी सारी बातें जो है वो इतने मज़े से उगल के बता देनी है पूरी दुनिया को। आपके ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अम्मी थी, मेरी अम्मी की दोस्तियाँ भी बहुत थी और उनसे लोग घबराते भी बहुत थे क्योंकि उनकी नेचर ऐसी थी कि वो बड़ी ब्लंट थी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अगर किसी की कोई बात बुरी लगी है तो उन्होंने मुंह पे बोल दिया, अगर किसी की बात कोई अच्छी लगी है तो खुल के तारीफ़ कर दी। इसलिए मेरे अम्मी से बहुत सारे लोग घबराते भी थे कि ये तो अगर हमने कोई गड़बड़ की तो ये तो वहीं के वहीं हमें बेइज्जत कर देंगी। उसकी वजह से मैंने देखा कि उनके आखिरी वक्त तक मैंने उनको देखा कि उनके इतने अच्छे, इतने सिंसियर दोस्त थे। शायद उनके लिए वो ज़िंदगी में कभी खड़ी हुई होंगी, शायद उनकी कोई इस तरह की उन्होंने हेल्प की होगी जो हर कोई नहीं कर सकता। ये आपकी नेचर और फितरत में होती है। और आपका कोई बहन भाई ऐसा होता है, जैसे अगर 4 बहन भाई हैं और अब्बा अम्मा के सामने किसी की ज़बान नहीं खुलती, दादी और बड़े बुजुर्गों के सामने कोई बोल नहीं सकता। आपको कोई लड़का पसंद है, आपको कोई लड़की पसंद है, आपने सारी बात उस आपी या भाई से करनी है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट और आपके लिए खड़ा हो सकता है। तो आपने जो अपने सारे बुजुर्ग हैं और बड़े हैं उनके आगे उसे ही भेजना है कि भाई ऐसे ही होगा। ऑफिस में भी ऐसा होता है, कलीग्स एक ऐसे शख्स को आगे लीडर बना के खड़ा कर देते हैं जो उनके हक के लिए बोलता है। हर जगह ये चीज़ होती है और ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपके अंदर से होती है। आज हमारे साथ भी एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो मैं शायद जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है हर ज़िंदगी के फेज़ में, वो इंडस्ट्री की वो वाले शख्सियत है जिनको जब कुछ बुरा लगता है तो वो चुप नहीं रहते, वो बोलते हैं। जब किसी के साथ बुरा होता है तब भी वो चुप नहीं रहते, तब भी बोलते हैं। तो कभी इस ज़्यादा बोलने के चक्कर में आप खुद फंस जाते हैं और हर वक्त कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहते हैं, यानी कि ख़बरों में रहते हैं। आपने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन क्योंकि आपने बोला है तो आप पार्टिसिपेंट बन जाते हैं उस भी कोई भी ऐसी चीज़ जो इधर उधर गुजरी होती है। अब ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है, ये हर कोई अलग अलग फैसला करके सुना सकता है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो शायद कंट्रोवर्शियल है, उनके सामने अगर अवार्ड शोज़ में आप बैठे हों, आपको नहीं पता कि आपकी भी बारी आ सकती है। अगर उनके सामने आप एज गेस्ट इंटरव्यू देने गए हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। इन सब चीज़ों के लिए तैयार होके आप उनके सामने बैठते हैं। मैं भी आज अपनी तैयारी के साथ आई हूँ। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको मिलवाते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो है सबसे अलग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी मेरे आज के जो गेस्ट हैं, मज़े की बात ये है कि उन दोनों का नाम यासिर है।
जो एक यासिर हैं वो अपने दिल की बात दिल में रख ही नहीं सकते, दिल की बात का इजहार दिल खोल के करते हैं। और जो दूसरे यासिर हैं उनका काम है ख़राब दिल की मुरम्मत करना। सो आइए दोनों यासिर को एक साथ वेलकम करते हैं। लेकिन जो एक यासिर हैं जो अपने दिल की बात दिल में रख ही नहीं सकते, मैं उनके पैकेज दिखाना चाहूँगी आपको, ताकि आपको पता चले वो हैं कौन। मुख्तलिफ किरदारों में खूबसूरती से ढल जाने वाले मंझे हुए अदाकार, जो अदाकार के साथ साथ स्क्रीन राइटर, वीजे और टीवी होस्ट के तौर पर भी अपनी पहचान रखते हैं, आज बने हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के मेहमान खास। आपने थिएटर की दुनिया में अदाकारी के बाद जल्द ही ड्रामा फील्ड में कदम रखा और कई सुपरहिट ड्रामाज में अदाकारी के जौहर दिखाए। आपके मशहूर ड्रामाज में दरीचा, बागी, बांदी, झूठी, बादशाह बेगम और एक थी लैला जैसे नाम शामिल हैं। उस्ताद कहते हैं कि काम होने के बाद उस जगह से फौरन निकल जाना चाहिए। उसी जगह रहने से सख्त परहेज बताया उस्तादों ने। कौन से उस्ताद देखिए है ये? तलाकनामा। इकरा एक साथ ARY के सुपरहिट ड्रामा झूठी में भी एक साथ काम कर चुके हैं। तो इतने बेचैन क्यों है? बेचैनी की वजह ये थोड़ी है, वो तो तुम हो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। क्या बात कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो ये तो हो गए एक यासिर। और जो दिल का डॉक्टर यानी दिल को ठीक करने वाला मर्ज जिनके हाथ में है, वो है जी डॉक्टर यासिर पराचा, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आइए दोनों यासिर्स को एक साथ वेलकम करते हैं आज के शो पे। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? प्लीज आइए, बैठिए। कहाँ बैठेंगे? इधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे? मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैंने डाक पहना है। प्लीज। सो डॉक्टर साहब आप भी उधर ही आ जाए ना यासिर के पास। हाँ, दोनों साथ साथ बैठ जाएं। मतलब ये बड़ा मजे की चीज़ है, यासिर अपने दिल का डॉक्टर साथ लेके शुक्र है अभी तक ये मेरे दिल के डॉक्टर नहीं है। एग्जैक्टली। चलिए शुक्र है ना, आपका दिल इसलिए अभी तक माशाल्लाह सलामत है क्योंकि आप दिल में कोई बात नहीं रखते। और ये टिप है, नहीं डॉक्टर साहब मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही बात। ये टिप है ना दिल की ना बीमारी, अल्लाह का शुक्र है ना होने की। दिल के अंदर जब चीज़ें रखते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हम लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो हमें नज़र आ जाता है। हाँ। किसी न किसी, या तो ब्लड प्रेशर की शक्ल में, या तो अल्लाह ना करे दिल की बीमारी की शक्ल में। डॉक्टर साहब उमर शरीफ बड़ा जो है वो इस बात को वो बड़ा मस्ती में लेते थे, मरहूम उमर शरीफ साहब, कि देखिए ज़्यादा दिल की बीमारी जो है वो मर्दों में होती है, तो ख़वातीन जो हैं वो दिल की बीमारी से इतना नहीं मर। ये क्या चक्कर है, ये मर्दों में क्यों होती है? बिल्कुल जी, ये एक साइंटिफिक रियलिटी है कि मर्दों में दिल का मर्ज ख़वातीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फॉर सम रीज़न टिल द एज ऑफ 40 to 45 फीमेल्स आर यूजुअली, उनको कुदरती तौर पे अल्लाह पाक की तरफ से इस बीमारी की तरफ से हार्मोन्स की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से कुछ मामला कम रहते हैं। आफ्टर 50 ईयर हमारे पास मेल और फीमेल में इसका जो तनासिब होता है वो तकरीबन एक जैसा हो जाता है। तो इसका मतलब हम औरतों के तंग करने वाला तो कसूर नहीं है ना? है, आपका भी काफी टाइम है इसमें। आफ्टर 50 होता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मियाँ तो इतने कॉन्शियस है अपने दिल को लेके, लहसुन खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। सो आज जो है ना, मैंने यासिर आपसे तो बात करनी है, लेकिन डॉक्टर साहब आए हैं आज, और बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल कराची से आपका ताल्लुक है माशाल्लाह। आपकी मुलाकात, दोनों की आपस की मुलाकात कैसे हुई? मेरी इनसे मुलाकात हुई, एक तो कबीर बहरिया टाउन हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, तो वो यासिर, जो एक और यासिर वहाँ बैठे हुए, वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरी मुलाकात फिर डॉक्टर साहब से करवाई। अच्छा। और डॉक्टर साहब पहली दफ़ा शायद कबीर को देखने आए थे वहाँ पे। एग्जैक्टली, जब बिफोर एक्चुअली कबीर के आने के पहले मुलाकात करने आए थे। तो वो पहली मुलाकात थी, लेकिन उसके बाद मेरी बहनोई है, उन्हें हार्ट में स्टंट्स डले थे तकरीबन 15-18 साल पहले। अच्छा। तो वो अब हमें तो लगा था बस एक दफ़ा स्टंट्स डल गए तो अब दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। तो मैंने डॉक्टर साहब से जिक्र किया, तो इन्होंने कहा कि आप उन्हें ले आए। तो हम उन्हें लेकर आए, इन्होंने देखा तो उसमें दोबारा स्टंट्स डलने थे। तो मैं देख रहा था डॉक्टर साहब वीडियो गेम की तरह इन्होंने कुछ किया और उन्होंने स्टंट्स डाल दिए दिल में। अब माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आम लोगों को ना प्रोसीजर्स नहीं पता होता। जैसे इन्होंने कहा कि हालांकि ये शोबिज़ में है और सारे अवेयरनेस है इतनी सारी, मगर इनको नहीं अंदाजा था कि स्टंट्स दोबारा भी डल सकते हैं। सो दिल के हवाले से आम पब्लिक को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि कब क्यों। जैसे लाइक मेरे ससुर को साइलेंट अटैक हुआ था, वो शुगर पेशेंट थे। सो किसी को पढ़ा लिखा भी कोई है तो उसको भी नहीं पता
तो आप प्लीज हमें बेसिक से थोड़ा बताएं कि क्या है ये दिल का मर्ज और कैसे सिम्टम्स पता चलता है कि आपको जाके अपना हार्ट चेकअप कराना चाहिए भाई? ये सबसे एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जनरल पब्लिक को हमारे पास नहीं पता कि वो दिल की तकलीफ है या उनको, कोई लोग कहते हैं कि मस्कुलर पेन है, कुछ कहते हैं कि एसिडिटी की वजह से तकलीफ हो रही है। जी, जी। आफ्टर एज ऑफ 40 हमें बहुत अपनी चीज़ों को एहतियात करने की ज़रूरत है। किस तरह से एहतियात करने की ज़रूरत है? कोई भी शख्स चाहे उसको कोई भी अंडरलाइन अगर डायबिटीज़ हो, जैसे आपने अपने फादर इन लॉ का जिक्र किया, तो वो बहुत प्रोन हो जाते हैं किसी भी कार्डियक इवेंट के लिए। हमें कोई भी शख्स जो स्मोकिंग करता हो या जिसका शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जिसके फैमिली में दिल का मर्ज रन करता है। अच्छा, जीन्स के अंदर, यस एग्जैक्टली, जीन्स के अंदर अगर दिल का मर्ज है तो आफ्टर द एज ऑफ 40 हमें यकीनन अपने स्क्रीनिंग की तरफ चला जाना चाहिए। क्या होता है, किस तरह हम टेस्ट कराते हैं? पहले तो हम सिम्टम्स का जिक्र करें तो मैं चीज़ ऐड करूँगा। दिल का मर्ज जो ख़ानदानी हम कहते हैं होता है, तो वो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि वो ऐसे होता है कि जैसे किसी के पेरेंट्स में से कोई 60 की एज में, 65 की एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, तो वो खानदानी दिल का मर्ज नहीं है। दिल का मर्ज खानदानी वो है जो अंडर 40 किसी को हार्ट अटैक हुआ है। एग्जैक्टली, अर्ली ऑनसेट जो इस्केमिक हार्ट डिजीज जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं कि 50 प्लस पे तो किसी को भी दिल का मर्ज हो सकता है, लेकिन 50 से नीचे अगर आपकी फैमिली में किसी को मेजर कार्डियक इवेंट रहा है या दिल की कोई बीमारी रही है तो वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अच्छा। अब यहाँ पर आके हमें क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हमने देखना है कि yes we have to go for the screening or something like that। आप एक्सर्ट कर रहे हैं और एक्सर्शन के ऊपर आपके सीने पे कोई बोझ सा महसूस हो रहा है या सांस में कोई तंगी महसूस हो रही है, स्पेशली आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, वो करते हुए आपको तकलीफ हो रही है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फौरन से दिल की तरफ सोचने की जरूरत है। दिल की तकलीफ हो रही है और सांस भी बहुत फूल रहे हैं, सीने पे बोझ महसूस कर रहे हैं और सांस में तंगी महसूस कर रही है, अनयूजुअल। देन अगेन हमारे पास बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं खाना खाया था तो उसके बाद मुझे तेजाबियत हो गई और मुझे यहाँ तकलीफ महसूस हो रही है, मैंने 2 राइजे के कैप्सूल खा लिए और मैं बहुत अच्छा हो गया। दैट इज समथिंग अगेन कि जो खाने के बाद का जो सीने पे बोझ आना या एकदम से घबराहट महसूस करना किसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली तब जब आपके अंडरलाइंग आपके जिस्म के अंदर शुगर की बीमारी मौजूद हो, अगर आपका तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी शक्ल में आप करते हैं, अगर आपकी फैमिली में दिल का मर्ज है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। अच्छा, जैसे कुछ लोग बड़े डरपोक होते हैं अपनी जिंदगियों को लेके, ठीक है, अगर उन्होंने ये सोचा हुआ है कि हमें भाई हमारे खानदान में है लेकिन हमने बचना है इससे, तो एहतियाती तदाबीर उनको क्या क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह या जो भी? अक्सर मैंने देखा लोग बचते कैसे हैं कि वो चेकअप नहीं करवाते। उन्हें लगता है चेकअप ना करवाने से हम बचे रहेंगे, कि पता ना चल जाए कि कहीं कुछ है। साइलेंट इवेंट का भी आपने जिक्र किया। पहली चीज तो ये कि जी हमें एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ हमें जाना होगा। भाई हम पाए कैसे छोड़ें? यस एग्जैक्टली, पाए बिल्कुल खाएं लेकिन साथ में वॉक करें। मुझे पाए पे एतराज तो नहीं है, लेकिन आप वॉक करें पाए के बाद। मतलब अगर आपने प्लान करना है, अब जैसे लाइक मेरे बकरा ईद आने वाली है तो मेरे मियाँ रोज सुबह 6 बजे वॉक करने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, वो तैयारी कर रहे हैं ना बकरा ईद के खानों की। एग्जैक्टली, 10 घंटे जगह बना रहे हैं वो। तो एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं है। जो सारी चीज़ें, किसी को डायबिटीज़ है, आप शुगर को कंट्रोल में रखें। आप शुगर कंट्रोल में रखेंगे वो कुछ भी नहीं करेगी। किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज है, आप उसको कंट्रोल में रखें। मेडिसिन से रखते हैं, खाने पीने के एहतियात से रखते हैं या वॉक से रखते हैं। आप वैसे इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये लहसुन खा लिया तो ज़रा दिल के लिए अच्छा है, इस तरह की खाने पीने की चीज़ों पे पता नहीं टोटके वाले तो बिलीव करते हैं, डॉक्टर्स का है बिलीव कि नहीं? मैं इस चीज़ को कभी किसी को कभी इससे मैं डिनाई नहीं करता इन किसी चीज़ के ऊपर कि हाँ जी आप ये ना खाएं। मैं किसी को फोर्स नहीं करता अनलेस से कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपके लिए नुकसानदेह अल्लाह ना करे। नुकसानदेह चीज़ों को यकीनन रोकना हमारी जिम्मेदारी है। बट ये लहसन और ये कुदरती सारी चीज़ें, सिरके का लोग इस्तेमाल करते हैं, शहद का इस्तेमाल करते हैं, अगर एज लॉन्ग एज वो आपको नुकसान नहीं दे रही है किसी भी शक्ल में, तो मैं कभी किसी को इस पर डिस्करेज नहीं करता कि नहीं जी आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। अब जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि हमें क्या करना चाहिए। मेरी फैमिली में अल्लाह ना करे दिल का मर्ज है और मैं 40 साल को टच कर रहा हूँ, तो व्हाट एग्जैक्टली आई शुड गो फॉर। वो कुछ स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं दिल के हवाले से, जो यासिर साहब ने भी जिक्र किया कि हम लोग भागते हैं टेस्ट करवाने से। हम कहते हैं नहीं जी टेस्ट करवाएंगे तो कुछ निकल आएगा और ज़िंदगी में मुश्किल हो जाएगी। तो आप कहते हैं करवाने चाहिए, ताकि आपको पता हो, एहतियात करें। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमें 40 प्लस पे जाके हमें अपने स्क्रीनिंग जो बेसिक टेस्ट हैं वो हमें करवा लेने चाहिए। डायबिटीज़ का भी करवाना चाहिए, हमें दिल के हवाले से भी करवाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का भी करवाना चाहिए। स्ट्रेस टेस्टिंग आजकल बहुत कॉमन है। ये जो वॉक और ये एक्सरसाइज है, इससे फर्क पड़ता है? मेरे डेंटिस्ट ने मुझे कहा था कि दांत में दर्द हो और आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो कोई भी करेगा।
आपको दर्द नहीं है और आप डेंटिस्ट के पास जाएं, ये जरूरी है, क्योंकि ताकि कभी कहते हैं दर्द ना, में जाने की दर्द जरूरत एक ना। नेमत है, एक ऐलान है कि कुछ अंदर गड़बड़ हो रही है, तो तब आप जाएं तो क्या फायदा। सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम सिम्टम्स को बहुत आराम से इग्नोर करते हैं, लेकिन ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की तरफ हाँ। से। कुछ लोग वो होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 200 प्लस पे चल रहा होता है और उनको कोई सिम्टम ही नहीं होते। हाँ। तो कुछ वो होते हैं जिनका 140 150 पे जाता है, दे स्टार्ट टू हैव हेडेक एंड काइंड ऑफ वर्टिगो। हाँ। तो सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो अल्लाह पाक की स्ट्रेस से तरफ ताल्लुक है, 100%। स्ट्रेस से ताल्लुक है कि जो 100%। स्ट्रेस ऑफिस में है, घर में है, 100%। फाइनेंशियल स्ट्रेसेस है, 100%। जो ये इतनी जल्दी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, स्पेशली मर्दों में, बहुत उनके ऊपर common। घर का पूरा बोझ है। बहुत अभी सुबह सुबह ये मेकअप में हम बैठे हुए थे तो हाँ। मुझे कहते हैं यासिर आजकल अंडर 40 जो है ना वो मर्दों में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये वक्त नहीं है इन बातों का, सुबह सुबह मुझे क्यों बता मैं रहे हैं? आपको बताऊं तो बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो मैंने मिनिमम एज के ऊपर मेजर हार्ट अटैक का एक पेशेंट जो उसको मैंने इंटरवेंशन की है, जिसको स्टेंटिंग की है, दैट गाय वाज ऑफ 28 ईयर एज। अब वो 30 को टच कर गया, 30 प्लस पे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, बट 20 एज इज समथिंग जो बहुत कम एज है। अदरवाइज 30s में बहुत कॉमन है कि हमारे पास यंग स्पेशली मेल्स हमारे पास आ रहे होते हैं मेजर मैसिव हार्ट अटैक के साथ, और ऑब्वियसली दिल का ताल्लुक सीधा जान से, अगर फ़ौरन उनको इंटरवीन ना किया जाए तो इट कुड बी। अच्छा, मुझे एक सच्ची बात बताएं, ये अक्सर हमने ये सुना है कि स्मोकिंग की वजह से आपका हार्ट पे इफेक्ट होता है, तो लोगों ने वेप लेना शुरू कर दिया कि अच्छा वो उनके अंदर उन्होंने खुद ही सोच लिया कि ये तो नुकसानदेह नहीं है, तो चलो हम शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या आप बताएं नुकसान वेप है कि नहीं? वेप के लिए जो इस वक्त हमारे पास, क्योंकि समथिंग न्यू जो पिछले 4-5-6 साल में हमारे पास लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिसको ई सिगरेट कहते हैं, अब तक जो इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं वो बहुत कैटेगोरिकली उनकी तरफ से कहना है कि दिस वेप इज़ एक्चुअली more harmful than the conventional smoking. It is more harmful than the conventional smoking. तो जो भी लोग हमारे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं ऐसे कि जो चाहते हैं कि हम स्मोकिंग को क्विट करें, लेकिन कोई अदर वे राउंड हम चाह रहे होते हैं कि कोई इजी वे आउट हम निकाल लें, बट नो, किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल भी उतना ही ख़तरनाक है, शायद उससे ज़्यादा ख़तरनाक है जितना नॉर्मल तंबाकू का इस्तेमाल है। किसी भी शक्ल में तंबाकू का कोई आइडिया देना कैसे इसको क्विट किया जा सकता है? अगर नौजवान देख रहे हैं, आजकल तो फैशन और ट्रेंड चल गया है कि जो वो असल मर्दी नहीं है जिसने सिगरेट नहीं पी हो, वो वाली चीज़ है ना। देखिए, सबसे बड़ा इसमें जो फैक्टर है वो है कि आपकी सेल्फ कंट्रोल कितना है। अगर आप ये सोचें कि नहीं जी मैं ग्रेजुअली इसको कम करता जाऊंगा और मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दूंगा, तो मैंने अब तक जो देखा है दैट इज़ समथिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आपने उसी वक्त एक फ़ैसला कर लिया कि यस आज के बाद मैंने इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, तो यस, और अगर उसको कर दिया तो कर दिया। अगर आपने सिर्फ ये सोचा कि नो मैं कुछ और रास्ता निकालूंगा, मैं कुछ और चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, दे आर फ्यू ड्रग्स, कुछ निकोटीन के पैचेस होते हैं, निकोटीन के पैचेस होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्टिल वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट ऑब्वियसली ये सब प्योर स्मोकिंग से तो वो काफ़ी बेहतर है। दे आर फ्यू ड्रग्स एज वेल, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितने यहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं मैंने देखा है हमारी फील्ड में भी, मुझे लगता है इनको पैचेस से तो नहीं, तो निकोटीन की टी-शर्ट्स पहननी पड़ेगी पूरी एक के बाद एक सिगरेट लगा रहे होते हैं। चेन स्मोकर, कितने सारे ऐसे कैमरामैन हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनकी डेथ हुई, हार्ट अटैक्स हुए उनको यंग एज में स्मोकिंग की वजह से। मेरे अब्बा ने तो तभी डर के मारी छोड़ दी थी। मैंने कहा शुक्र है आपने जवानी में छोड़ दी, और वॉक करते रहते हैं, वो बड़ा ख्याल करते हैं। इट्स वेरी कॉमन एंड स्पेशली यंग एज के अंदर जब अलग ना करे किसी को हार्ट अटैक होता है तो इट इज़ वेरी वेरी लीथल। वो एल्डरली जब होते हैं 50, 60, 70 के एज पे किसी को कार्डियक इवेंट होता है, वो कहीं ना कहीं सस्टेन कर लेते हैं फॉर सम साइंटिफिक रीजंस, लेकिन यंग एज पे 30, 35, 40 के एज पे अगर दिल का उस वक्त दिल पे कोई इंसल्ट होती है, दिल की कोई वेसल बंद हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो हार्ट उस वक्त उसको बर्दाश्त नहीं करता है। और यूजुअली इस फेटल। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए टेक्निक्स चेंज होती हैं, जैसे जैसे ज़माना चेंज होता है। आजकल स्टंट डलने का तरीक़ेकार, पता लगाने का कि कौन सी वो आपका वॉल बंद है या नहीं, वो क्या तरीके हैं? हम बेसिक से शुरू करें तो हमारे पास कुछ स्ट्रेस टेस्टिंग है। हम एक ट्रेडमिल टेस्ट है जो एक्सरसाइज टेस्ट है, हम वो वहाँ से शुरुआत करते हैं।
जो द गोल्ड स्टैंडर्ड इज एंजियोग्राफी। मतलब अगर हम ये बात करें कि 100% हमें पता चलाना है कि दिल की रगों में कुछ मसला है या नहीं है, तो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो एंजियोग्राफी है। वो क्या होता है, कोई इंजेक्शन के थ्रू कोई? Yes, it's very simple procedure. Although obviously it's related to the heart, लेकिन बहुत सिंपल है। आजकल हम हाथ की रग से करते हैं, कभी किसी मेरी अम्मी का हुआ तो मुझे थोड़ा सा पता है। कभी किसी के रान की रग से किया जाता है, लेकिन आउट ऑफ 100 हम 90 पेशेंट को हाथ की रग से करते हैं। यहाँ से हमारा एक कैनुला यहाँ पे हमारा इंसर्ट किया जाता है, वहाँ से फिर आप आम जबान में समझे कि कैमरा जाता है, ऑल्दो वो कैमरा नहीं होता, वो कैथेटर होता है, उससे जाके कलर्ड लिक्विड होता है। यस, डाई, वी कॉल इट डाई। बेसिकली वो डाई होती है, वो डाई को हम इंजेक्ट करते हैं दिल की रगों के अंदर, और उससे दिल की रगें हमारे सामने नजर आते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेसिव प्रोसीजर, लेकिन वो हमें 100% श्योरिटी के साथ बता देता है कि यस दिल की वेसल्स किस तरह से काम कौन कौन सी बंद है। देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज एज वेल। सिटी एंजियोग्राफी एक ऑप्शन है, लेकिन वो स्क्रीनिंग के लिए। अच्छा। अदर ऑप्शंस एज वेल, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड आज की तारीख पे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज एंजियोग्राफी। अच्छा, फिर उसके बाद स्टंट्स लगते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है? सेम थिंग, कुछ नया नहीं होता, वही हाथ की वेसल से या टांग की वेसल से जिससे हम प्रोसीजर हम कर रहे हैं, वहीं से ही हमारा सारा इक्विपमेंट जाता है अंदर, डिलीवर होता है हार्ट के अंदर, और वो कोई हाफ एन आवर हार्ट बीट टेक्स हार्ट एन हाफ। क्या चीज होती है जो अंदर दिल के? स्टेंट इज अ मेटल बेसिकली। अच्छा। मेटल है, आजकल जो यूज़ होता है वो कोबाल्ट क्रोमियम यूज़ होता है, और वो बहुत कॉमन सवाल हमारे पास लोगों का आता है कि ये मेडिकेटेड है या नॉन मेडिकेटेड है। तो आजकल के ज़माने में जो 95 to 99% जो स्टेंट यूज़ होते हैं वो मेडिकेटेड यूज़ होते हैं। अगर हमें किसी को नॉन मेडिकेटेड यूज़ करना है, देयर आर फ्यू रीजंस कि हमें यूज़ करना पड़ता है, तो हमें वो स्पेशली लेने पड़ते हैं, बट अदरवाइज इट्स मेडिकेटेड। डर लग रहा है ना ये बातें सुनते हुए। अच्छा नहीं, ये मैं बताता हूँ कि इन लोगों के हॉस्पिटल में बहरिया टाउन में मुझे बुलाया गया था वर्ल्ड हार्ट डे पे, जो आई थिंक अक्टूबर में आता है। अक्टूबर में आता है, तो हमें तो पहली बात यही नहीं पता था कि ऐसे कोई दिन भी आता है। और वहाँ मैंने जाके उनकी जब बातें सुनी डॉक्टर साहब की और डॉक्टर्स की वहाँ पे, तो मुझे बड़ा सीखने को मिला, मुझे बड़ा अच्छा, और मुझे बड़ा फील हुआ ऐसे जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, और जब पता होती हैं आप तो आपका डर कम हो जाता है। Exactly. तो और बहुत सारे लोग, और वो फ्री में होता है सब कुछ, और वहाँ बहुत एरिया से लोग आते हैं जो आकर तो आई थॉट कि उस चीज़ को प्रमोशन की ज़रूरत है, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये टेस्ट अभी आप कराने जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके एक पैसे होंगे। ब्रेक के बाद मैं आती हूँ ना, तो मुझे प्लीज़ बताएगा ये कैंप कब लगाते हैं आप, किस तरह होता है, ताकि और ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस और पता चले कि अगर उनको कुछ सीखना है, समझना है, तो आपके पास आए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए दो यासिर को एक साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास आज सुबह सुबह दो यासिर हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक डॉक्टर यासिर है और दूसरे डॉक्टर सिर्फ ड्रामे में बनते हैं। बने वैसे आप ड्रामे में कभी? मैं डॉक्टर नहीं बना। नहीं बने, चले हम बन जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो आप कैंप्स लगाते हैं उसका मकसद क्या होता है, और हमारे आम पब्लिक को पता होना चाहिए कि वो वहाँ जा रहे हैं तो उनका क्या फ़ायदा हो रहा है? एक्चुअली अगेन अवेयरनेस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लोगों को पता नहीं है कि दिल का मर्ज़ किस तरह से आता है, और फिर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और किस तरह से वो आपको तकलीफ़ दे सकता है। हम उसको बहुत इधर उधर की चीज़ों में मिक्स कर देते हैं। हमारे पास बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हर साल अक्टूबर में जब वर्ल्ड हार्ट डे होता है, तो हम वहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप का हम एक इनेकाद करते हैं। उसका पहला मकसद ये होता है कि वहाँ जो भी हमारे लोग अवेलेबल आते हैं, वो सिर्फ बहरिया टाउन को कैटर नहीं करता, वो हमारे सराउंडिंग की जो सारे वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट वहाँ पे गांव हैं और गोट हैं, उन सब में भी उसकी बाकायदा हमारी पब्लिसिटी होती है। वहाँ से हम पुल करते हैं लोगों को कि वो स्पेशली वो हमारा टारगेट, मतलब वो आते हैं, आप बैठ कर उनको समझाते हैं कि ये हुआ है आपको, तो दिल का मसला सिम्टम हो सकता है, आपको ये करना चाहिए। क्योंकि जो मेरी मेट्स वगैरह हैं वो क्या करती हैं, बाजी ड्रिप लगवाने जा रही हूँ, उनको हर चीज़ पर ड्रिप लगवानी होती है, चाहे दिल हो, चाहे दिमाग हो, चाहे पैर हो, कोई सर हो, सब कुछ पे। उसका हमारे पास पहला मकसद ये होता है कि जब हम एक छोटा सा वहाँ पे एक लेक्चर का एक अरेंजमेंट करते हैं कि वहाँ लोगों को कुछ टॉक देते हैं, कुछ हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से कुछ चीज़ें बताते हैं उनको कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्या चीज़ ऐसी है जिस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और क्या वो चीज़ें हैं कि जो आप किस एज पे जाके आपको कुछ स्क्रीनिंग की जो चीज़ें हैं वो आपको करवा लेनी चाहिए। फिर उस कैंप में हमारे पास कंसल्टेंट मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम वहाँ पर फ्री कंसल्टेशन दे रहे होते हैं। देन अगेन जो बेसिक हार्ट की चीज़ें हैं, ECG है, ब्लड टेस्टिंग है, शुगर की टेस्टिंग है,
इको है इवन, ये सब चीज़ें हम Free होती हैं यस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे पास ये फ्री ऑफ तो कॉस्ट कैपेसिटी होती है कि भाई इतने लोगों को फ्री होगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नो कैपेसिटी। हमारे पास जो फ्री चीज़ें हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। फिर वहाँ पे 2 लोग आएंगे या 2000 लोग आएंगे, जितने भी लोग आएंगे उनको सब वो फ्री तो ऑफ डेट कॉस्ट बताएं आप मुझे, क्या है, मैं तो भेजूंगी अपने जानने एक्चुअली वालों हम को। कोशिश ये करते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे के पास जो भी संडे हमारे पास नियरेस्ट जो भी अवेलेबल होता है वो हम आपसे शेयर कर वर्ल्ड लेंगे। हार्ट डे ये कौन सी डेट को पड़ता है? अक्टूबर 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत कभी अच्छा, कर देता हूँ भाई लेकिन रिसर्च करके मुझे फटाफट बताओ फौरन। तो ताकि हार्ट हमें डे पता हो ना। के आसपास जो भी हमारे पास वीकेंड होता है, लाइकली संडे जो होता है हम उस डे पे इसका वहाँ पे करते हैं, निकाल करते हैं। और ये सब चीज़ें वहाँ पे हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ECGs हैं, कंसल्टेशन है, और एक अच्छा एक प्रॉपर लेक्चर दिया जाता है लोगों को। सितंबर 29 आ रहा है वर्ल्ड ओके हार्ट डे। ओके, तो उसके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इस वक्त जुम्मा पड़ेगा, तो जुम्मे के बाद जो इतवार आएगा 29 30 सितंबर में 31 नहीं होती ना? No. हाँ नहीं होती, नहीं होता, नहीं होता। तो फिर फर्स्ट को पड़ेगा शायद। यस फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। हाँ तो हम ये तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यस आप चेकअप कराते हैं जाके यासिर अब? मैं करवाता हूँ जी। हाँ हाँ, आप अभी जैसे वहमी मैं हैं? इनके पास, हाँ वहमी हैं आप? मैं हूँ। क्या कैसे ख्याल रखते हैं अपने हेल्थ का? जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे ना सिम्टम्स, वो मुझे आना शुरू, आप अभी मुझे बताएंगे ना कुछ कि मुझे ना सुबह में उठी तो मुझे यही हो रहा था, तो मुझे भी होना शुरू हो जाएगा उसी वक्त। तो मैं ज़्यादा लोगों की बीमारियां नहीं सुनता, कोई बताना शुरू करे ना मैं कहता हूँ यार अभी नहीं बताओ ये। एक मैंने अक्सर ये नोट किया है, जो एक नज़र आ रहा होता है ना आदमी की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये वो अंदर से इसी तरह के होते हैं। मेरे मियाँ भी, मैं समझती थी अल्लाह ये तो ऐसे स्ट्रॉन्ग है कि मैं उनके पीछे खड़ी हो सकती हूँ, वो मेरे पीछे खड़े। बट हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। अब हाँ। थोड़ा सा वहमी ना होना एक इट्स गुड, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होना मतलब ये आपके जिस्म का हक है हाँ। कि वो आप उसका ख्याल रखें। बिल्कुल। बजाय ये कि आप जिस्म को बस ऐसे छोड़ दें कि नहीं यार मुझे तो कोई परवाह नहीं है, जो होता है होता है। अच्छा, जैसे ख्याल रखने की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? Yes. क्या खाते हैं आप नाश्ते में? नाश्ते में मैं खाता हूँ पराठा। ये आगे ना, ये वहमी देखे जरा। अच्छा, रोज पराठा खाते हैं? नहीं रोज़ नहीं अब खाता, अब कभी मेरा दिल भी नहीं करता। तो आपकी बेगम पैनकेक्स तो नहीं खाती ना? नहीं मेरी वो भी बीवी भी पराठे पराठा खाती है। पराठा मैं बचपन से पराठा और सालन खाता हूँ हाँ। नाश्ते में, और इकरा भी, मैं अंडा भी शौक से खाता हूँ रोज़। तो अगर अब मैंने ब्रेड भी शुरू कर दी है, बट ब्रेड मुझे और नुकसानदेह लगती है, पता नहीं क्यों। हाँ, पराठे से ज़्यादा नुकसानदेह मुझे ब्रेड लगती है। सुनिए, क्या ये सही कर रहे हैं? ये रोज कितने सालों से आप पराठा खा रहे नहीं हैं? मतलब रोज़ नहीं, अब जैसे आज मैं सिर्फ मिल्क शेक पिया है। हाँ अच्छा, एक्चुअली हेल्दी लाइफ स्टाइल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। मतलब मैं आम जबान में लोगों को कहता हूँ कि आप पराठे खाएं, कोई बात नहीं, हाँ। एक कुछ लिमिट्स में लेके खाएं। आप पाए खाएं, आप निहारी खाएं, कुछ भी खाएं, हाँ। लेकिन आपको उसको बर्न करना है। दैट इज समथिंग वेरी यानी इंपॉर्टेंट। रनिंग आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर? मैं जिम नहीं जाता, हाँ। बट हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेता हूँ। हाँ। लेकिन अब मुझे प्रॉपर रनिंग शुरू करनी है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कल से शुरू करूँ। प्लान ये हर चीज कल से होने वाली है, उसके बाद फिर बकरे ईद आ जाएगी, फिर नहीं, उसके बाद बकरा- पाए फिर होंगे, बकरे फिर चापे आएंगे, होंगे। उसमें भी जरा एक्चुअली लगेगा। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हाल में। मतलब हाँ। आप कोई अब प्रॉपर जिम पे जाने की अगर आप नहीं टाइम निकाल सकते ना जाएं, लेकिन आप अपने जिस्म के लिए एक पूरे दिन में 30 मिनट में खल में निकाल सकते हैं, हर कोई निकाल सकता है। अच्छा, मुझे खुराक का बताएं ना, ये हमारे यहाँ तो गोश्त खोर लोग बहुत है माशाल्लाह, और पाकिस्तान में हार्ट की मुझे लगता है बीमारी इसलिए भी कि सबकी तोंदें निकली हैं, तो वो जो पेट निकलते हैं उससे हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उसकी चर्बी यहाँ जमा बिल्कुल होती होता है, क्योंकि जब पेट निकलता है तो आपको अल्टीमेटली डायबिटीज़ की तरफ लेके हाँ। जाएगा, ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाएगा, और आप कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल ख़राब कर देगा और आप दिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। है ना? यस फॉर श्योर। अच्छा, तो ये लोग अगर सब्जियां खाना शुरू कर दे, ये मुर्गी और ये गोश्त खोर लोग जो है, देखो मैं इशारा कर रही हूँ, मैं सब्जी बहुत शौक से खाता हूँ, सब्जी हाँ। दाल। हाँ गुड है। सो उससे कोई फर्क पड़ेगा इन लोगों को? 100%। हमें रेड मीट के इस्तेमाल जो है वो कम रखना है, हाँ। स्पेशली बीफ का इस्तेमाल हमने कम रखना है। वाइट मीट को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं। बीफ का इस्तेमाल कम रखना है। अगर कोई हेल्दी है तो वो हफ्ते में एक दफ़ा बीफ भी 15 दिन में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल बंद करना है। हाँ। लेकिन बीफ का इस्तेमाल मिनिमम रखें। ऑयली चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। Okay. मैं आमतौर पे अपने मरीजों को एक बात कहता हूँ, जो मेरे पेशेंट सुन रहे होंगे वो भी उनको पता है कि मेरी एक हाँ। पैट लाइन यूजुअली होती है। मैं कहता हूँ कि बाहर के जो खाने, खासतौर पे हार्ट अटैक के बाद, हाँ। बाहर के खाने समोसे से लेकर और कढ़ाई तक और पाए तक, हाय। वो आपकी ज़िंदगी से चले जाने चाहिए। ये जो चावल और ये जो ग्रेन्स है सारे, रोटी वोटी, इसको आप कोई इतना बुरा तो नहीं समझते? ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ। अनलेस कि यू आर डायबिटिक। अगर माशाल्लाह हमारे यहाँ खवातीन तो जो भुनाई करती हैं सब्जी की, तो सब्जी में कोई रहती है उसकी
ताकत बाकी? ये अच्छा सवाल है जी। सब्जी में ताकत स्टिल रहती है। अच्छा। यकीनन हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर से, क्योंकि जो फ्रेश चीज़ है वो फ्रेश चीज़ है। हाँ। हम उसको एक हाई टेम्परेचर पे जब उसको कुक कर देते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं रह जाती है, बट स्टिल सब्जी की जो अफादियत है वो मौजूद है, जो फलों की अफादियत है वो अपनी जगह मौजूद है, उससे कोई इनकार नहीं है। तो आप सब्जियों का किसी भी तरह का इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं है। आप वाइट मीट का इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं है। जो ऑयली चीज़ें हैं, डीप फ्राइड चीज़ें हैं, अपने आप को जितना उनसे दूर रखें। और एक अच्छी वॉक दिन की, जैसे मैंने कहा कि 30 मिनट अगर दिन में आप अपने लिए निकाल लेते हैं और इसमें आप एक ब्रिस्क वॉक कर देते हैं, तो फिर आप ये सब चीज़ें, मुरगन चीज़ें भी ऑन एंड ऑफ आप ले सकते हैं। अच्छा, पता है बहुत सारे लोग समझते हैं वॉक की हमें क्या जरूरत, अब तो शॉपिंग करने गए थे, हम तो सब्जी लेने गए थे, हमारी तो वॉक हो गई। दैट्स द रीज़न वाई मैंने कहा कि हमें अपने जिस्म को एक 30 मिनट देने हैं। हाँ। सिर्फ ये सोच के कि ये मेरी वॉक है जो मैं अपने जिस्म के लिए कर रहा हूँ। वॉक का मतलब टहल लगाना नहीं है, वॉक का मतलब, अब हर एक की कैपेसिटी अलग होती है, बट ब्रिस्क वॉक, दैट इज समथिंग वेरी वो इंपॉर्टेंट। एक कोई ग्राफ होता है ना, स्पीड का ग्राफ होता है कि इतनी देर पसीना आना चाहिए उस वक्त। बहुत आसान मैं उसके लिए करे तो अभी आजकल तो मोबाइल, पसीना वैसे ही आ रहा है, इतनी गर्मी है भाई। आजकल मोबाइल या स्मार्ट वॉच हमारी सारी चीज़ें बता देती है। मैं कहता हूँ कि 30 मिनट आपने वॉक करनी है और आपकी मोबाइल या आपकी स्मार्ट वॉच आपको बता दे कि आपने 3 किलोमीटर वॉक कर लिया। इसके अंदर 30 मिनट्स 3 किलोमीटर इनफ, दैट इज ब्रिस्क वॉक। अच्छा, वजन को कंट्रोल रखना एक बचत है हार्ट की बीमारी से बचने की, बिल्कुल। कि वजन आपका कंट्रोल है। ऑयल बड़ा आई थिंक इसमें अच्छा रोल ऑयल प्ले करता इस्तेमाल है। करना। हम में से कोई भी किसी भी घर में मैंने देखा है, बहुत अमीर लोगों के भी वो अच्छा ऑयल नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम सब बुरा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। और इनफैक्ट कि घर वालों का भी बड़ा कमाल है इसमें। मैं भी, मेरे एक दोस्त है इमरान, वो लंदन से आया हुआ था, तो वो मुझे नौशहरो फिरोज़ ले गया। हाँ। सिंध में। हाँ। तो वहाँ हमारे एक अली भाई होते हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन से निकाल के जो सरसों थी, हाँ। उसका तेल वो मेरे सामने निकला हुआ, वो तेल उन्होंने मुझे दिया, वो मैं लेकर आया। मेरी बहन ने उसमें एक सब्जी बनाई सरसों के तेल में, और वो मैंने खाई, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। मेरी बहन कहती नहीं, इसमें स्मेल आ रही है, क्योंकि वो खालिस था, होती तो ना, वो उसमें स्मेल आ रही थी। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं ऑलिव ऑयल में खाना पकाओ, और फिर ये भी कहते हैं कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ऑलिव ऑयल की सारी ग़िज़ाइयत उड़ जाती है। ये क्या चक्कर है? अभी यासिर साहब ने जो जिक्र किया ना, ये सरसों के तेल का और एक ओरिजिनल तेल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑलिव ऑयल अल्टीमेटली हमने मार्केट से जाके किसी भी सुपर स्टोर से लेना है और हमने उसको इस्तेमाल करना है। हम क्या, वो हमें पता है कि उसके अंदर कोई कितना प्योर बहुत है या महंगा कितना होता है ना वो, तो वो डब्बा एक तो वो जो हम महंगा, खरीदते हैं। दूसरा वो कितना प्योर है। प्रॉब्लम हमारी ये है। तो अगर हमने सरसों का सामने नौशहरो फिरोज़ में हमने वो सामने खेतों से बनवाया है, वो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं है। बट जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ भी ऐसे कोई चीज़ इस्तेमाल करो तो मैं तो सोच रहा हूँ मैं ये ओरिजिनल जो ऑयल है ना, इनका बिजनेस शुरू कर दूँ, ताकि ये बहुत हेल्दी चीज़ है लोगों के लिए। यहाँ तो बहुत गोल्ड मार्केट वगैरह पे है ना, वो क्या कहते हैं जहाँ से निकलते कोलू। नहीं, वो मैंने कोलू देखे हैं, मैं एक दफ़ा लेके भी आया हूँ। वो बादाम का भी निकाल के देते हैं, और दूसरा भी वो तेल उन्होंने पहले से अंदर रखा होता है। बादाम हल्के से ऐसे करते हैं तो इतना तेल निकल आता है उसका। मैंने लाइव निकलवाया था, मैं वही कह रही थी कि इतनी जल्दी कट कैसे निकल गया। आपका शो जो लाइव है ना, वो बेहतर है उस लाइव से। ये तो बहुत बेहतर है, 100% बेहतर है। अच्छा, वैसे यासिर, मैंने आज तक आपका कभी इस तरह सोलो इंटरव्यू नहीं लिया, मुझे नहीं पता आप कैसे आए इस फील्ड में, तो मुझे आपसे पूछना है। मैं डॉक्टर साहब आप भी सुने ज़रा कि कितने साल में आ गए, छोटे बच्चे थे, थिएटर करते थे, क्या था, क्या सोचा था ज़िंदगी में, और कैसे इस फील्ड में आए? मैं छोटी उम्र में आ गया था, 16 साल की उम्र में मैंने पहला थिएटर प्ले किया था, कमर्शियल। तो आपने पहले सोचा हुआ था कि मैंने इसी फील्ड में आना है? हाँ जी, मैंने घर वालों को बता दिया था। मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ी या पढ़ लिख कर आए? नहीं, मैंने पढ़ाई FA करने के बाद मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद मैंने प्रॉपर जो काम शुरू किया वो फिर FA के बाद शुरू किया। बट मैंने बैचलर्स की ट्राई की थी, तो मेरा 2 में मैं फेल हो गया था, 2 पेपर में। कितने माशाल्लाह बहन भाई हो आप लोग? हम 12 बहन भाई हैं। 12 बहन। आपका नंबर कौन सा है? 12वां। क्या भाई, या तो आप बहुत लाडले होंगे या वो होंगे तो बस नहीं, मैं लाडला। लाडले? सारे बहन भाइयों के लाडले? हाँ जी, बिल्कुल। सो वो जो बड़े बहन भाई थे, वो मतलब वो पढ़ाई शढ़ाई में आगे थे बहुत? हमारे कितनी मारे डांटे खाई हैं आपने ना पढ़ने के ऊपर? हमारे यहाँ ये कभी भी नहीं रहा कि यार आपने यही करना है जो हम कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। जिसने जो करना है वो करना है अपनी मर्जी, और सब माशाल्लाह सेटल्ड हैं, अपने अपने घरों में खुश हैं। अच्छा। और यही तरीका मेरे ख्याल में बच्चों को पालने का ज़्यादा बेहतर लगा मुझे। जिस तरह से जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें, अब गोरा भी यही कह रहा है। हाँ। कि आप बचपन में इंटरेस्ट देख लें उस बच्चे का और उसी तरफ लेकर जाएं। ज़रूरी नहीं है कि उसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं एंड तक,
जिसमें से वो कोई भी उसके काम करना हाँ। तो जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो बने। तो वो ये हुआ कि बड़े बहन भाइयों से आपने ट्यूशंस भी पढ़ी होंगी, वो मेरी किसी ने एक आपको बहन- गोद में पाला होगा, किसी ने हाथ में खिलाया होगा, मेरी ये वाला एक बहन उसी स्कूल में पढ़ा रही थी जिसमें मैं शुरू में गया था, तो वो स्कूल में जाके बदल जाती थी। हाँ। वो सख्त हो जाती थी, मुझे सख्त बहुत डर बहन। लगता था उनसे। हाँ। हाँ, बहुत डांटती थी स्कूल तो में। कहाँ कहाँ है बहन भाई सारे? एक बहन तो मुझे पता है कि वो इर्द गिर्द आपके करीब ही हैं। मेरी जो एक रहती? बहन तो मेरे साथ रहती है, बाकी मेरी एक बहन जो है वो लंदन में होती है, अच्छा और एक बहन जो है वो शुमाइला जो है, जो सिंगर भी है जी जी। और कंपोज़र भी है, वो दुबई में रहती है। अच्छा बाकी मेरी बहनें आधी कराची में और आधी तो आप इकलौते भाई इस्लामाबाद हैं में। क्या? नहीं, मेरे 2 भाई साउथ अफ्रीका में। आज पूरी दुनिया में आप बहन भाई है, इसका जा- मतलब आप ये network है वेकेशंस पे जाते हैं तो कोई होटल खरीद रेंट नहीं करना पड़ता है? लंदन दुबई में तो नहीं करना पड़ता, वाह, साउथ अफ्रीका में मजे। गया नहीं हूँ अभी तक। अच्छा तो बहन भाई सारे इधर उधर पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, हाँ, माशाल्लाह इस्लामाबाद में माशाल्लाह। नहीं करना पड़ता। हाँ ये तो ये- सो आप 16 साल के थे जब आप थिएटर में चले गए। हाँ जी, पहला प्ले मैंने किया था जो उष्णा शाह के जो भाई हैं, शाह शाह शरफ, शरफ। उनका ड्रामा था फैंटम ऑफ द ओपेरा। अच्छा तो उसमें मैं एक स्कल्पचर बना था, मेरी बॉडी को पेंट करके बस मैं ऐसे। अच्छा बस ऐसे ही पहली दफा। हाँ जी। फिर उसके बाद तो किसी ने कहा कि नापा से पढ़ लो या ये काम नहीं, कहीं इस नापा क्राफ्ट को उस वक्त सीख लो। नहीं था, नापा अच्छा उस बहुत वक्त नहीं बाद में था। बना। हाँ तो उसके बाद फिर मैंने वहीं मैं इस्लामाबाद में थिएटर करता रहा, फिर मैं कराची आया। इस्लामाबाद में रहते थे आप? हाँ जी, अच्छा पिंडी में। पिंडी में। तो वहाँ पे पर थिएटर इस्लामाबाद में हो रहा था, अच्छा तो वहाँ पे फिर मैं फिर यहाँ आ गया कराची आग टीवी के लिए अच्छा एज वीजे। अच्छा जब आपने, मुझे नहीं पता था कि आप एज वीजे हाँ, as आप VJ। टीवी पर नुमाया हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एज वीजे आया था उस वक्त। आई थिंक नवीन वकार होती थी आग टीवी पे, हाँ 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 और अली सफीना होते थे किसी और चैनल पे। मायरा भी तो उधर ही आग पे थी, मायरा टीवी पे थी। आग जब मैं आया था तो मायरा ने छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसी दिन छोड़ दिया। नहीं, वो आई थिंक उनकी शादी हुई थी या कुछ, उन्होंने छोड़ दिया था, ऐसे कुछ था। अच्छा और फिर मैंने आग टीवी पे 1.5 साल काम किया, अच्छा। और उसके बाद मैंने फिर तो आपकी दोबारा वजाहत theatre से आग टीवी पे दोस्ती हुई होगी? किया। आग टीवी वजाहत हेड करते थे यस आई जब मैं नो। वहाँ वीजे था। हाँ जी। अच्छा तो फिर उन्होंने भी छोड़ दिया था आग टीवी, और उसके बाद मैंने थिएटर शुरू किया जो दोबारा। लिखने वाला टैलेंट था आपके अंदर, ये आपको कब पता चला कि मेरे अंदर ये शुरू से talent- था। मैं जब इस्लामाबाद में थिएटर करता था तो वहाँ बहुत कम थिएटर था, हाँ। तो हम एनजीओज के साथ काम करते थे। अच्छा तो एनजीओ का प्ले होता था 6 दिन की रिहर्सल और 1 दिन की परफॉर्मेंस, हाँ। और उसमें पैसे मिलते थे एक्टर को 500,000 रुपए। हाँ और ये नहीं कि बहुत पुरानी बात है, वो पैसे ही कम मिलते थे। कम मिलते थे। हाँ, मतलब PTV की वो तरह तो ना आने यार। जाने में ही पैसे खर्च हो जाते थे। हाँ हाँ तो और राइटर को मिलते थे 1500 या 2000 रुपए। ओहो, तो आपने कहा ये तो तो मैंने ज्यादा कहा ये बेहतर। ज्यादा बेहतर काम है, तो मैंने फिर राइटिंग और एक्टिंग साथ शुरू कर दी। ओके सो इस तरह उस आपकी वो तरह से स्किल मुझे- डेवलप होती गई, और लेकिन अंदर से फिर इन्वॉल्व यूएसएड एक प्रोग्राम बना रहा था, उसमें उन्हें राइटर्स चाहिए थे। अच्छा तो मैंने वहाँ ऑडिशन किया, तो एक सिसिलिया आई थी बोलिविया से, नॉर्थ अच्छा। अमेरिका से। तो उन्होंने फिर हमें राइटिंग का प्रॉपर एक कोर्स करवाया। तो वहाँ से मैंने वो कोर्स किया, मैं उसमें पास हुआ, उन्होंने फिर मुझे जॉब ऑफर की अच्छा। यूएसएड में। तब मैं प्राइवेटली बीए कर रहा था, अच्छा तब मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, बट उन्होंने मुझे फिर भी जॉब दी, और फिर मैंने कोई 1.5 साल वहाँ यूएसएड में काम किया एज राइटर। गॉड अच्छा एज राइटर। ओ ग्रेट। तो अभी आप उस वक्त ड्रामो में नहीं आए हुए नहीं थे? नहीं, उस वक्त तो आईडी अभी कार्ड। आपका सारा स्ट्रगल टाइम चल रहा था, हाँ जी। और उसमें आप पॉलिश होते जा रही थी आपकी स्किल्स। हाँ, पॉलिश भी होते जा रहा था और पैसे भी कमाते जा रहा था। तो ये आगे की कहानी मैं यासिर की जानूंगी एक ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से सुबह सुबह जो डर और खौफ लोगों के दिल में पैदा हुआ है, माजरत के साथ, लेकिन ज़रूरी है इस खौफ को उजागर करना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप आम इंसानों को कि अपने दिल का ख्याल कैसे रखें वो? दिल के लिए जी, जैसे मैंने कहा कि आपके जिस्म को का हक है कि आप उसको लिए थोड़ा सा कुछ टाइम निकालें। अपने दिल को, अपने जिस्म को कुछ टाइम दें। अपने जो भी आपकी रूटीन्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। वॉक करें, खाने पीने की एहतियात करें। कोई भी किसी को बीमारी अगर है, शुगर है, उसका ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल में रखें। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उसको ख्याल रखें। जो भी अगर कोई तंबाकू का किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करता है तो उसका इस्तेमाल आप ख़त्म करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपकी फैमिली में कहीं दिल का मर्ज़ रन कर रहा है तो ये उसको 1+1 नहीं करेंगी 1 and 1 11 करेंगी, और बहुत आपके रिस्क को बढ़ा देंगी दिल के हवाले से।
सो दिल का ताल्लुक जान से है जी, तो ख्याल रखें अपना भी और अपने दिल का। डॉक्टर साहब, एक बुजुर्ग एक जुमला कहते हैं, 4 दिन की जिंदगी है, खा पी के मरेंगे, ये जुमला, लेकिन ये जुमला भी मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना, अल्लाह ताला चलते फिरते उठाना। तो अगर आपने चलते फिरते उठना है तो फिर ये वाली चीज ना कहिए कि 4 दिन की जिंदगी है, खा पी के। बिल्कुल ऐसे। तो वो वाली आजकल वैसे भी बहुत लोग चलते फिरते उठ रहे हैं। बहुत चलते फिरते डूबते। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में यासिर हुसैन को। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यासिर हुसैन आज की सुबह हमारे साथ हैं। पता नहीं मुझे कि सुबह सुबह उठ जाते हैं या हमारी वजह से उठे हैं आज। नहीं, मैं सुबह उठता हूँ। उठते हैं? हाँ। अच्छा रूटीन बना हुआ आपका, हाँ डिसिप्लिन जी, मेरा बहुत पहले से बना मेरा। तो हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये सुना कि आप थिएटर से फिर एंटर हुए, वीजे बने। टीवी पे कैसे आपको चांस मिला? क्योंकि सोर्स तो नहीं हो सकती, आप सेल्फ मेड हैं, मगर आपकी दोस्तियां अच्छी हो जाती हैं, तो आप कनेक्शंस अच्छी बना लेते हैं। मैं जब वीजे था ना, तब मैं किसी से मिला ही नहीं था। मेरी इनफैक्ट अली सफ़ीना या इन लोगों से मुलाकात थी, तब ये ताके की बारात और इस तरह के बारात सीरीज़ वाले ड्रामे चलते थे। तो मैं इनसे कहता था कि यार मुझे एक दफ़ा इसके डायरेक्टर से मिलवा दो, क्योंकि मुझे डायरेक्टर बहुत स्मार्ट लगता था कि यार ये नदीम था उस वक्त। नदीम। हाँ। तो पहले वाला मरीना ने किया था एंड देन नदीम ने अच्छा किया। हाँ, तो उस वक्त नदीम थे मेरे ख्याल में। तो मैंने कहा मुझे मिलवा दो इनसे। हाँ, तो वो कहते हैं हाँ हम तुम्हें मिलवाएंगे। हाँ, तो मिलवाया नहीं उन्होंने कभी, लेकिन मुझे बड़ा शौक था यार मैं इस डायरेक्टर से मिलूँ, ये कितना हाँ। अच्छा ड्रामा बनाया। हाँ, तो और उस वक्त वो वाकई बड़ा अच्छा लगता था और बहुत हिट भी था। बाय द वे उस वक्त मुझे आप लोगों का ड्रामा नादानियाँ बहुत पसंद था, बहुत ही पसंद था। और तो उस वक्त आप नहीं आए हुए थे फील्ड में? नहीं, बस मैं अच्छा। वही वीजे था, शो अच्छा। मेरे 2 चलते थे बस वही थे। अच्छा, तो मुझे फिर जब मैंने वो छोड़ा आग टीवी, तो मुझे तब समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे काम यहाँ करना चाहिए या वापस चले जाना हाँ, चाहिए। हाँ। तो कराची में अकेले रहना, वो ज़रा डिप्रेशन भी हो जाती है आपको। कहाँ रहते थे? मैं एक कमर्शियल एरिया में अपार्टमेंट में रहता था। अच्छा। तो जब रेंट पे आपने लिया हुआ हाँ था? जी, रेंट पे लिया हुआ था। हाँ। तो उसके बाद फिर थिएटर दोबारा शुरू करने से पहले मैंने ये जो री-एनैक्टमेंट शोज आते हैं ना, हाँ। उस वक्त समा पे बहुत आते समा थे। पे बहुत है, न्यूज़ चैनल्स पे। तो मेरे 2 दोस्त यासिर और अदील वो लोग करते थे, ये ज़रा हिट उनके शोज थे। अच्छा। तो उन्होंने मैंने उनसे कहा कि भाई मैं लिखता हूँ तुम्हारे लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनके लिए वो लिखना शुरू कर दिया। ओह, वाओ। तो मैंने वो री-एनैक्टमेंट शोज लिखे, तो उसमें से कुछ जो अच्छे ज़रा अच्छा लिख थे। लेता था कैरेक्टर, तो वो मैं खुद कर भी लेता था। तो वो जावेद इकबाल की जो ट्रेनिंग थी वो वहाँ से हो रही थी, इसका मतलब। हाँ, तो वो मैंने कुछ शोज उसमें 5-6 में एक्टिंग की और मैंने कुछ लिखे 10-15 शोज। तो वो फिर मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा ये तो मेरी राइटिंग इससे ना ख़राब हो जाएगी। कि एक जैसे ही लिखे जा रहे हैं आप, हर दफ़ा के वो लड़का है और उसके साथ जुल्म हुआ तो वो टेररिस्ट बन गया, तो कोई कातिल बन गया, कोई क्या बन गया। तो वो क्राइम स्टोरी थी, मैंने फिर वो छोड़ दिया लिखना। कितने अरसे लिखा आपने? अरसे क्या, बस यही कुछ 10-12 लिखी हैं। अच्छा। 10-12 स्क्रिप्ट्स लिखी हैं 1-1 घंटे की। तो फिर वहाँ एक मैं शूट कर रहा था, तो मैं सुसाइड बॉम्बर बना हुआ था। अच्छा। तो ये शूट कर रहे थे उधर क्या जगह थी, बोरी बाजार में। अच्छा। तो इन्होंने ना कैमरे लगाए हुए थे, वो अदील बड़ा क्रेजी डायरेक्टर है, उसने ना छतों पे कैमरे लगा के और मुझे कहा कि तुम बस ऐसे चादर वहाँ जाके ना ऐसे खोल देना। और ये अब बेवकूफ़ी मैं ज़िंदगी में कभी ना करूँ कि मेरे यहाँ ना बॉम्ब्स लगे हुए हैं नकली, और मैंने वहाँ जाके चादर खोल दी, तो लोगों का रिएक्शन भी मिला और पुलिस आती है और मुझे पकड़ के ले जाती है। और उन्होंने टॉप एंगल से शूट भी कर लिया। तो पुलिस आके मुझे गिराती है ज़मीन पे। तो वो असली पुलिस थी, उन्होंने खूब गिरा के मुझे मिट्टी में ना गंदा करके, और उसके बाद उन्होंने, तो वहाँ एक ऑडियो वाला था जो ये लगाता था, उसका नाम मुझे भूल गया। उसने मुझे कहा यार आप तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। तो मैंने कहा थैंक यू। उसने कहा कि एक ड्रामा हो रहा है ARY का। अच्छा। और उसमें जो है मोहम्मद अहमद साहब लिख रहे हैं उसे, और दरीचा उसका नाम है। तो उसमें अयाज सम्मो एक कैरेक्टर कर रहा था मुलाजिम का, वो छोड़ गया है। अच्छा। तो अब पता नहीं अयाज सम्मो कर रहा था नहीं कर रहा था, लेकिन उसने मुझे ये बताया। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अयाज सम्मो का उसका कोई शो आता था जिसमें वो मकरानी बनता था। हाँ, वो मेरे बहुत शो अच्छा में लगता बनता था। बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो उसने कहा कि वो छोड़ के चला गया, तो आप वो कर लो। तो वहाँ ना जगह है। तो मुझे तो टीवी पे काम करना था, मैंने कहा यार हाँ मुझे तुम मिलवा दो। तो टूटी हुई मेरी चप्पल थी उस वक्त, क्योंकि वो सीक्वेंस ऐसा था कि वो टेररिस्ट है और वो भेस बदल के घूम रहा है। तो मैंने फौरन अपने कपड़े वापस पहने, वो चप्पल उस लड़ाई झगड़े में टूट गई थी, वो मैंने पहनी, पैर वैर गंदे थे फुल, मुँह भी। तो मैं वहाँ से रिक्शा पकड़ के मैं चला गया मोहम्मद अहमद साहब के पास, तो PCHS में कहीं या उधर ना वो करते थे शूट, उसी घर में वो लिखते भी वहीं थे और शूट भी वहीं होती थी। तो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके मैंने उनको
ऑडिशन देने के लिए, तो पहले मैंने उस बंदे से कहा मुझे वॉशरूम दिखाओ, मैंने जाके पैर वैर धोए, मुंह धोया, तो पर कितने ही धुल सकते थे वो। तो मैं अहमद साहब के पास गया, उन्होंने मेरा एक थिएटर प्ले देखा हुआ था जिसमें मैं हीरो था। अच्छा। तो उसमें मैं डांस भी कर रहा था, कॉमेडी भी कर रहा था, रोमांस भी कर रहा था, सब कुछ। तो बड़े एग्रेसिव उसकी लाइंस भी थी, सब्ज़ उसका नाम था। तो वो हमने उन्होंने देखा हुआ था, मैं गया तो उन्होंने कहा अरे मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा हुआ है। तो कहते हैं तो बड़ा छोटा सा रोल है, तो तुम तो हीरो टाइप हो, तुम नहीं ना ये करो। तो मैंने कहा नहीं आप मुझे दे दें, मुझे ना करना है। तो कहते हैं कि अच्छा चलो। फिर उन्होंने डायरेक्टर से मिलवाया, फारूक फैज़ डायरेक्टर थे। अच्छा। तो वो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि ठीक कर लो, मैंने वो शुरू कर दिया। वो कैरेक्टर तो वो वाकई छोटा कैरेक्टर था। वो ऐसा था कि फजीला काजी के साथ मैं चलता हुआ जा रहा हूँ चाय उठा के, और वो कहती हैं कि अब मैंने थिएटर कर रखा था, और थिएटर भी अच्छा, मतलब मैं थिएटर में। तो वो कहें कि जी बस घर लॉक कर देना, मैं जा रही हूँ, भाई उठे तो नाश्ता दे देना। मैं कहता जी माँ जी, काम खत्म। भाई को जाके नाश्ता दिया। की शुरुआत टीवी पे एक छोटे कैरेक्टर, नौकर के रोल से। नौकर के रोल तो उसमें जो हीरो था वो था अपना इमरान असलम। अच्छा, एक एक्टर है इमरान असलम, वो हीरो था। और हीरोइन थी तो मेरे जहन से नाम ही निकल गया। अच्छा, तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसे मिला? लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है ना, वो ये है कि 50 एपिसोड बाद इमरान असलम को कोई और ड्रामा मिला, उसने वो ड्रामा छोड़ दिया या कोई भी वजह हुई, तो असद सिद्दीकी आ गया उस ड्रामे में हीरो। ओह, आपका बड़ी। हाँ, तो असद सिद्दीकी उसमें हीरो बन गया अचानक से आके। तो अभी लास्ट मैंने फिर जो ड्रामा किया था वजाद के साथ, शादी मुबारक ARY का ही था। तो उसमें फिर मैंने असद सिद्दीकी के लिए एक नौकर का कैरेक्टर लिखा था। अच्छा। बदला लिया मैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। तो मतलब फिर ट्विस्ट कैसे आया? ट्विस्ट कहाँ गया? ट्विस्ट ये था कि हीरो बदल गया। आप दिखा, हीरो तो बदल गया, लेकिन आप वही करते रहे। मैं करता रहा, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि लोगों ने उस कैरेक्टर को पसंद करना शुरू कर दिया, और अहमद साहब ने बड़ी मेहरबानी की मुझ पे कि उन्होंने उसकी लाइंस बढ़ानी शुरू कर दी, उसका ट्रैक बढ़ा दिया। उसकी दुल्हन आ गई गांव से, तो पता लगा वही जादू करा रहा है, और बड़ा कुछ उसके अंदर ऐड हो गया, तो वो काफी बड़ा कैरेक्टर बन गया। फिर कब ब्रेक कैसे मिला? क्योंकि ये तो चले आप एंटर हो गए, हाँ ब्रेक सबको पता चल गया कि फिर के यासिर को एक्टिंग आती है। अच्छा जी, उनको ब्रेक मुझे लगता है सही मायनों में जो मैंने अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ ड्रामा था आंगन टेढ़ा, जब वो किया, क्योंकि मैंने दोबारा थिएटर शुरू कर दिया, उसके बाद मुझे समझ आ गया मैं टीवी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैमरे में मुझे वो कहते थे कि बस मैं मूवमेंट करता था, थिएटर किया हुआ था, तो वो कहते थे आप फ्रेम से बाहर हो जाते हैं। यासिर, आप ग्रूम भी हुए वक्त के साथ साथ, टीवी कैमरा ने आपको पसंद करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। पहले आपने अपना ख्याल भी नहीं रखा हुआ था। अच्छा, मुझे लगता है मैं अब अपना ज़्यादा मैं ख्याल नहीं रखता। नहीं, मुझे तो लगता है आप, क्योंकि आपकी वर्सैलिटी बन गई। और कभी कभार होता है ना, लड़के एक थोड़ा सा लाइक टीन एज में होते हैं, तो वो वाली लुक उनकी नहीं आ रही होती, फिर 20s में होते हैं, लेट 20s में फिर जाके उनकी एक मैनली लुक डेवलप होती है। ये ज़रूर हुआ है कि जब मैं आया था ज़ाहिर है एज कम थी उस वक्त बहुत। तो दूसरी चीज़ मुझे लगा, जब वो मैंने आंगन टेढ़ा किया ना, तो पूरी इंडस्ट्री ने वो ड्रामा देखा, इंक्लूडिंग माहिरा, फवाद मुस्तफ़ा, और ये सारे भी बड़े लोग हैं, हुमायूं सईद, और बाकी चैनल वाले लोगों ने भी। तो फिर मुझे बहुत ऑफर्स आई। अच्छा, आंगन टेढ़ा करने के बाद ये जो आप बड़े बड़े अवार्ड शोज होस्ट करना, मतलब सबकी बागडोर आपने संभाली होती, ये कैसे करने शुरू किए? वो मैंने आंगन टेढ़ा के बाद मुझे फ्री अल्ताफ देखने आई ड्रामा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे और हरीम से, क्योंकि हरीम मेरे साथ प्ले करी थी जहांरा का कैरेक्टर। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम लोगों से ना ये होस्ट करवाना है। तो मैंने कहा कि उस वक्त मेरा ना लंदन का वीज़ा लगा था, और मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो मैंने कुछ पैसे जमा किए थे कि मुझे लंदन जाना है। तो मैंने कहा मैं तो लंदन जा रहा हूँ उन्हीं डेट्स पे। तो उन्होंने कहा आप लक्स छोड़ देंगे उसके लिए? तो मैंने कहा यार मैं छोड़ दूंगा। तो मैं चला गया। अच्छा। तो मगर मैंने उनसे कहा कि यार दोबारा कभी हो ना ये, तो फिर मुझे आपने प्लीज़ ज़रूर बताना। तो जाहिर है मेरा तो फ़र्ज़ बनता था। मैं चला गया, मैं 1 महीना वहाँ रह के आया, और उसके बाद मेरी फिल्म आई। अच्छा। उस दौरान मैं फिल्म लिख रहा था वजाद के साथ, कराची से लाहौर। आपके अंदर जो विट है वो थी नेचुरली जब लिखने में थी? विट क्योंकि फिल्म तो कॉमेडी थी। हाँ जी, सीरियस फिल्म तो नहीं थी। मेरे खानदान में है विट। ये तो बाकी नेचुरली होती है। अब्बा, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई सब में है। तंजो मिज़ा है उनके अंदर। तो वो वहाँ से मुझे मिला। मेरा भाई एक्चुअली राइटर है। अच्छा। वो भी लिखता है। अच्छा। उनसे मुझे ये राइटिंग भी। तो आपकी जो पहला वाला जो फिल्म थी उसमें हीरो जो है वो शहजाद था, जो उसका दूसरा क्या कहते हैं उसे, दूसरा सीक्वल बना, तो उसमें हीरो आप थे जी? वो प्रोड्यूसर की शर्त रखी थी क्या आपने? मैं लिखूंगा तभी? नहीं, मैंने पहले में शर्त रखी थी। अच्छा। तब मुझे पहला वाला कैरेक्टर आपका बड़ा हिट हुआ था। हाँ, वो कैरेक्टर हिट हो गया। शहजाद से भी ज्यादा आपका हिट हुआ था वो। हाँ, लेकिन वो
उसमें मैंने कहा था कि मुझे दे दें लीड। हाँ। तो वजाद ने कहा नहीं शहजाद करेगा। हाँ। तो मैंने शहजाद से मेरी दोस्ती थी, मैंने कहा हाँ शहजाद के साथ मुझे मसला नहीं है। हाँ। तो वो फिर मैंने कर लिया। दूसरे में जो समझ लें स्पॉन्सर्स थे या वो चाहते थे कि इसको लेके क्योंकि कहानी पहला वाला बनाई आपका जाए। कैरेक्टर हिट हुआ हाँ, था। इसको लेके कहानी हाँ। बनाई। तो फिर वो उस तरह से लिखी गई कहानी। और तो इस तरह हाँ, हीरो फिल्म में भी हाँ, आ गए तो ना मुजाहद मतलब। को ट्रस्ट भी था। हाँ। और उसे लगता था कि यार ये इकरा से कहाँ मिले आप? मैंने तो इकरा नहीं से देखा कोई आप लोगों ने शादी से पहले एक साथ काम किया। नहीं तो इकरा से कैसे मिले? मैं मिला था टोरंटो में, मिला था इकरा से। अवार्ड शोज करने गए थे अवार्ड आप? शो करने गए थे हम लोग, तो वहाँ मुलाकात हुई थी इकरा से अच्छा। पहली दफा। हाँ जी। सो वहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई या फिर? नहीं, मुझे अच्छी लग गई थी। अच्छा। तो वापस आके फिर मैंने बात की। अच्छा। मैंने डायरेक्ट बात ही शादी की थी। ये ना ये मैंने ज़्यादा वो लंबा करना मुनासिब नहीं समझा हाँ। इसको। तो आपने टोरंटो में आप लोग एक साथ जाए रहे, अवार्ड शो में थे, आप होस्ट कर रहे थे। मैं होस्ट कर रहा था। वो परफॉर्म करी थी या वो नहीं, वो सिर्फ अवार्ड के लिए गई थी, award पर देने उनको आई? मिला नहीं था वो। अच्छा। सो वो फिर आप लोग एक साथ जाए रहे, घूमते फिरते भी होंगे, तो बैठ के बातचीत भी हुई थी। आपको फर्स्ट वो जो पहली नजर में प्यार हो जाता है वो वाला सिनेरियो हो गया था? मुझे अच्छी लगी थी। अच्छा। हाँ, मुझे लगा था ये इकरा में ना एक वो जितनी वो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है ऑन स्क्रीन, उतनी वो घरेलू भी है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है और बड़ा हाँ। अच्छा होता है। तो आपको कैसे पता चला कि ये सब चीजें आपकी ऑब्जर्वेशंस का मतलब बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन, है? हाँ जी, मैं एक एक्टर हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन हर किसी की नहीं होती ना, मैं वही कह रही हूँ। हर कोई एक्टर भी नहीं होता। अच्छा, तो फिर वहाँ टोरंटो से जब आप वापस आए, ये तो बहुत झटपट हुआ है इसका मतलब? हाँ जी, काफी जल्दी हुआ है। तो क्योंकि आपने आके जब इजहार हाँ, किया वो इकरा जब वापस आए तो वो रांझा रांझा की शूट कर रही थी, ड्रामा जो अच्छा। था उसका। तो और आप क्या क्या कर चुके थे अपनी जिंदगी में उस वक्त तक? कहाँ तक पहुँच चुके थे यहाँ मैं से? उस वक्त फिल्म्स कर चुका था दोनों। हाँ। मैं ड्रामे कर चुका था, जितने मुझे करने थे उससे हाँ। ज़्यादा मुझे करने ही नहीं थे। हाँ। अवार्ड शोज होस्ट कर चुका था, ओके। थिएटर बहुत ज़्यादा कर चुका था। मैं थिएटर बहुत ज़्यादा किया। बहुत ज्यादा किया। तो मैंने ज़्यादा टाइम तो अपना जितना एक्टिंग किया ज़िंदगी में, वो हाँ। थिएटर ज़्यादा किया। इकरा को मनाने में थोड़ा टाइम लगा या वो भी जल्दी मान नहीं, गई? इकरा ने फिर आंगन टेढ़ा का सीक्वल हो रहा था। अच्छा। तो इकरा उस वक्त हम मिल चुके थे। हाँ। तो इकरा उस ड्रामे पे देखने के लिए आई, तो उसने मेरी एक्टिंग देखी। वो फिर रोज आ जाती थी, वो रोज आती थी। वो उसने वो ड्रामा शायद मेरे ख्याल में 50 दफा देखा ओह होगा। माय गॉड। तो वो बड़ी, और एक्टर ना, अगर कोई दूसरा एक्टर अच्छी एक्टिंग करे वो बहुत इंप्रेस होता है उससे। हाँ। तो मुझे लगता है वो बड़ी इंप्रेस भी हुई थी इस बात से कि यार अच्छा। ये तो और बड़ा अच्छा एक्टर है। तो आपको लगा कि अगर अब मैंने इजहार कर दिया तो मामला इजहार मैंने सेट बहुत जल्दी कर दिया था? उसके बाद वो 50 दफा देखने आई? हाँ। तो इसका मतलब मान गई ना, मतलब वो हाँ जी, फौरन मान आराम से, कोई इतने पापड़ नहीं बेलने पड़े? नहीं, किसी पापड़ को- वैसे मुझे जिंदगी में किसी काम में नहीं आप पड़ने लकी हैं बहुत। हाँ, मैं इस मामले में लकी हाँ, हूँ। आप लकी कहते हैं लोग कि मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ माशाल्लाह, हैं कि मुझे ना हर चीज़ मतलब जो एक नॉर्मल स्ट्रगल सभी करते हैं, वो हाँ। मैं उसके बारे में लेकिन इतना आपको नहीं। स्ट्रगल करते हैं तो आपको वो चीज़ मिल भी जाती है। हाँ, मुझे मिल जाती है। मैं मेहनत का ज़रा सिला। सी एफर्ट करूँ तो मुझे तो मिल मिल जाती है। जाती मतलब मैं अल्लाह मियाँ से कुछ मांगूँ, मुझे मिल जाता है। वाह, जबरदस्त। हम दिखाते हैं वो, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है ना हर लड़के में नहीं होता, चाहे वो स्टेज पे चढ़ के कुछ भी कर ले, डांस कर ले, मगर इन चीज़ों के लिए आदमी खास तौर पे इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, बहुत प्राइवेट होते हैं। बहुत कम मैंने देखा है कि वो दुनिया के सामने प्रपोज कर रहे होते लड़कियों। आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि पूरी दुनिया के सामने, और फिर हमारे सामने तो किया ही किया प्रपोज, इंटरनेशनली कितने सारे लोगों ने देखा होगा। हाँ, वो उस पर आपका बड़ी proposal। लोगों ने तनकीद भी की कि ये क्यों किया। मुझे तो लगा बहुत daring है वो। पब्लिसिटी स्टंट था कि जब पहले से बात हो चुकी थी तो फिर प्रपोज क्यों किया। पहले से बात जो है ना, वो आई थिंक उर्वा और फरहान की भी हो चुकी थी, बट फरहान उसको पेरिस लेकर गया और वहाँ आईफिल Propose टावर के सामने करने। उसने प्रपोज किया। Exactly। क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ फेरी टेल्स देखती हैं, हाँ, पढ़ती हैं, हाँ। तो उनको शौक होता है कि हमें ऐसे प्रपोज किया जाए। बिल्कुल। उन्हें अच्छा लगता है। शायद आपको अभी भी कभी यासिर सरप्राइज देते होंगे, आपको अच्छा लगता और होगा। ऐसा वैसा मुझे तो अभी भी प्रपोज कर दे तो मुझे अभी भी अच्छा लगेगा, 3 बच्चों के बाद भी। सी तो So ये तो natural मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जो उसको अच्छा लगे। हाँ। क्योंकि शादी नहीं हुई थी तब तक हाँ। हमारी। तो फ्रिया अल्ताफ के जहन में ये आइडिया आया कि ओह। तुम ये $1 मिलियन आइडियाज जो है ना, फ्रिया अल्ताफ को आते हैं। हाँ। तो फ्रिया ने कहा कि तुम ऐसे करो। तो मैंने पहले तो मैं फौरन मान गया मीटिंग में, मैंने कहा हाँ करते हैं। हाँ। जब सब कुछ तैयार हो गया और मैंने स्पीच लिख ली, लिखने में उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की। किसने? ना, फीफी ने। अच्छा, फीफी फीफी हारून हारून। ने, हाँ। हाँ। तो उन्होंने मुझे पूरी स्पीच लिखवाई, बट हुआ ये कि उस वक्त जब मैंने बोलना शुरू किया मैं भूल गया सब कुछ। वो जो स्पीच लिखी हुई थी वो सारी भूल गया। दिखाओ। अच्छा, फ्रिया ने प्लान भी बनाया था कि
फील है वैसे इसमें, देखा? अरे मुझे मैं वहाँ बैठी भी थी और मुझे आप लोगों की वो फील समझ, मैंने कहा ला ये तो बिल्कुल ही सरप्राइजिंग है। तो इकरा को जरा सी कानो कान खबर भी नहीं हुई। सबा कमर मेरे साथ होस्ट कर रही थी। हाँ सबा तक को मैंने नहीं बताया था, तो जब सबा के साथ मैं सेगमेंट करके जा रहा था, हाँ वो हम ऐसे हाथ पकड़ के जाते थे, तो हम हाथ पकड़ के जा रहे थे, वहाँ जाके मैंने उसका हाथ छोड़ा, मैंने कहा तुम बैक स्टेज जाओ, मैं इकरा को प्रपोज करके आता हूँ। तो उससे लगा सुनने में गलती हुई है, कहती क्या? तो मैं फिर आ गया तब तक स्टेज पे और फिर ये हुआ। लेकिन हम सोच रहे थे उस वक्त कि नदीम साहब जहाँ बैठे थे उनकी जगह हम असद को और ज़ारा को बिठाएं, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, तो कहीं इकरा प्रेशर में इनकार ना कर दे लोगों के सामने, तो ये लोग उसे पंप करेंगे कि हाँ इकरा की अम्मी और बहनों को पता था? हाँ जी, मतलब बहन को बता चुकी थी ना, तो टेंशन की क्या बात थी? मगर इतने लोगों के सामने अगर वो कहती कि नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हो चुका हुआ है लोगों के साथ, क्यों कहती नहीं? लोग मना जो करते हैं। 50 शो आपके देख चुकी ये है। भी फ्रिया अल्ताफ का ही सोचना था कि अगर उसने प्रेशर में आके उस वक्त कह दिया नहीं ये तुम क्या कर रहे हो मुझे बताए बगैर, हाँ तो फिर क्या करोगे? तो हम ज़ारा और असद को बिठा देते हैं कि वो उनको पंप करेंगे। तो मुझे लगा वो बहुत फेक लगेगा। असद जो है ना, उस वक्त अगर असद ने कोई ऐसी हरकत कर दी कि वो फेक लगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर हमने कहा नहीं मुझे नहीं करना। माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी शादी जो है वो जो इनवाइटेड थे उनके अलावा भी सोशल मीडिया पे सबने देखी, निकाह हो रहा था, एक बहुत प्यारा सा ज़िंदगी की हर छोटी छोटी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और ये बात मुझे आपके कपल की बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे कबीर की पैदाइश हो या वो पैदा होने वाला हो, सब चीज़ों की सेलिब्रेशन बहुत प्यारी होती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अब आपको सब कुछ दिखाएंगे छोटा छोटा करके। यासिर हुसैन और इकरा की कहानी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यासिर हुसैन आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम बड़ी मज़े मज़े की बातें इनसे कर रहे हैं, इनके बारे में जाना कि क्या स्ट्रगल की, लेकिन स्ट्रगल की तो जिसके लिए की वो सब चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह पाई भी। अब हम आ गए थे वहाँ तक कि इकरा से शादी हुई, इस तरह हुई, इस तरह प्रपोज हुआ, बड़े सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी की, ऐसे क्यों किया, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। तो अफसोस आप की भी तो बात है कि आप भी तो बहुत करते हैं बातें। मैं तो मुंह पे करता हूँ, हाँ वो पीठ पीछे करते हैं लोग। तो क्या उस पर ही करते होंगे सोशल मीडिया पे? नहीं लोग ऐसी बहुत बातें मीडिया के अंदर वाले लोग आप बहुत जितने बातें। दबंग हैं अभी सबके लिए, आपकी नेचर ऐसी है। पहले भी आप अम्मी को अब्बू को कुछ भी होता था बोल देते थे, बहनों को भाई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी आपकी शुरू से। हमारे अब्बा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, तो अच्छा। उनसे हम सबको मिली है ये, हाँ तो ये सारी चीज़ें दिल में नहीं रखते। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड मियाँ होना कैसा है? इकरा को भी आप मुंह पे बोल देते सब कुछ? नहीं, इकरा को मैं और इकरा की अच्छी बात ये वो तनकीद बर्दाश्त भी करती है, अच्छा उसके काम पे हो या वैसे कोई हो। और इकरा भी मेरे मामले में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, साफ बोल देगी ये अच्छा है, ये नहीं, ये ज़्यादा ठीक है। बेहतर चीज़ है। हाँ और क्या, तो हर वक्त तो बुराई नहीं करते होंगे, कभी अच्छाई भी करते देखिए होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप बुराई करें, हाँ आप अच्छी बात भी स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हैं हाँ ना। कि भाई सही है, ये है वो है। जैसे आपके लिए कुछ हुआ था पिछले दिनों सोशल हाँ। मीडिया पर, तो मैंने लिखा था उसको स्ट्रेट हाँ। फॉरवर्डली कि ये मैं तो हूँ आपके साथ, हाँ तो आप तो ये आप सपोर्ट कभी भी फेवर भी कर हाँ। सपोर्ट भी करते हैं हाँ, और बिल्कुल, कभी वो भी कोई ढकी छुपी नहीं। हाँ हाँ तो वो डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभार आप बहुत फंस भी तो जाते हैं, कभी कभार कहते हैं ना ज़्यादा बोलने वाला, या वो कभी कभार फंसता भी है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लोगों की बातों से, हाँ कोई क्या कहता रहे। मतलब मुझे पता मैंने जो बात की है वो उसका मतलब क्या है या वो किस वजह से किया है। लोगों को मेरी बातें कुछ 4 साल बाद समझ आती हैं जाके। अभी हो रही है ना टर्किश और पाकिस्तानी को प्रोडक्शन, हाँ। यही बात मैंने उस वक्त की थी, हाँ। आज वो हो रही है। हाँ तो बस तो 4 साल बाद समझ आई लोगों तो की, यही बात वो है। वाली चीज़ है। अच्छा, आपकी शादी माशाल्लाह दोपहर में हुई थी, मुझे याद है, और निकाह और सारी चीज़ें वो सोशल मीडिया पे सारी वायरल हुई थी, सबने देखी थी, फैंस। सो वो कभी कभार कोई बहुत प्राइवेट होता है और कभी कभार प्रॉब्लम नहीं होती उस किसी भी चीज़ से। सो आपने इजाज़त दी हुई थी क्योंकि उष्णा ने कार्ड पे लिख के भेजा था कि मेरी फलाना फलाना चीज़ जो अच्छा, है। मैंने ना जो अपने फोटोग्राफर थे सिर्फ उन्हीं को बुलाया था। हाँ। मैंने जो जितने पेजेस हैं उनको नहीं बुलाया था। अच्छा मैं चाहता था कि वो जो तस्वीरें हम निकालें वही निकलें। ओके तो राने जो है ना, हाँ राने को मैंने कहा था कि तुम इस चीज़ के इंचार्ज हो कि तुमने ओ किसी को अंदर नहीं आने देना। अच्छा। और राने ने बड़ा ये बखूबी काम निभाई बखूबी जिम्मेदारी। निभाई है जिम्मेदारी। और वो गेट पे उसने जब तक सारे मेहमान आ नहीं गए वो गेट पे रहा और उसने
किसी को भी अंदर आने नहीं दिया, फोटोग्राफर या ब्लॉगर अच्छा। को। बट जो तस्वीरें वहाँ से वायरल हुई थी वो सारे हमारे फ्रेटर्निटी के लोगों ने खींच के लगाई थी, और उनको रोकना एक बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात है कि आप फ़ोन के साथ किसी को बुला रहे हैं इज्जत से और मैं उन्हें कहूँ मेरी तस्वीर ना खींचें आप शादी पे, ये नहीं हो सकता। तो जिसने वहाँ तस्वीर खींची लगा दी उनको मैं नहीं रोक सका, ऑब्वियसली रोकना भी नहीं चाहिए। तो कैसे प्लान की थी शादी, किस तरह होगा होता है जब आपने प्रपोज ही एक फेरी टेल की तरह किया, सो उसमें कितना अमल दखल? अच्छा, मेरा तो ये था कि हम कोई 50-60 हज़ार रुपए में शादी करके ख़त्म करें। अच्छा, मेरा अपना सोचना ये था, क्योंकि मैं एक आसान शादी करके एक मिसाल बनाना चाहता था कि बहुत आसानी से भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इतने पैसे खर्च करना और ये सब शोबाजी की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर मेरे सब घर वालों ने कहा कि सबसे छोटा भाई है तो मेहंदी होनी चाहिए, शादी है, हाँ मेहंदी होनी चाहिए। इकरा की अम्मी ने कहा कि मेरी बेटी की पहली शादी है, पहली बेटी की शादी है, तो इसकी तो मैं धूमधाम से होनी चाहिए। तो फिर हमें मेहंदी का फंक्शन, लेकिन फिर मेहंदी मैंने घर में रखी थी, मेरे घर में हुई थी, तो बस जितनी जगह थी उसी में लोग आए। और दिखाओ ना जरा, एक छोटी सी वीडियो दिखाओ। कितने साल हो गए माशाल्लाह? 3 साल हो गए। 3 साल बाद मजा आता है शादी की वीडियो देखना ही हो। आवाज तो खोलो। अच्छा, गाने नहीं हम चला सकते, चले इसके ऊपर बात हो सकती है। ये मेहंदी की है ना जो आपने घर में ही अपने ना? हाँ जी, मेरे घर सेटअप पूरा कर लिया था और इमीडिएट सारे दोस्त थे। ये मेरी बहन है ब्लैक में, ये अली ज़रियून है शायर। ये जो ब्लैक में है ये आपकी बहन है? हाँ जी। अच्छा। ये शुमाइला है जो सिंगर है। तो जो बाहर के बहन भाई वो शामिल हो पाए थे? वो पीछे देखिए, वो है कौन? अली, ये ज़ीशान था, ज़ीशान अली, जो सिंगर आजकल बहुत अच्छा, सब उसके गाने सुन रहे हैं। इसने परफॉर्म किया था मेहंदी। अच्छा, क्या आप कॉन्शियस हैं कि कपड़े ये होने चाहिए, लुक ये होनी चाहिए, वो आप इतने कॉन्शियस थे? नहीं, मैं इतना नहीं था। नोमी ने हमारी शादी के कपड़े बनाए थे। और अपना ये मेहंदी के मुझे भूल रहा है किसने बनाए थे, ये एक नया डिजाइनर था जिसने बनाए थे। जैसे पूरा इवेंट आपका प्लान किया था घर पे? सदफ फहद ने जो है हमारे वलीमे के कपड़े बनाए थे। वलीमे के कपड़े बनाए थे, अच्छा। ओह, घर में सारे घर में। आपकी दोस्ती बहुत सबसे है, उसकी रीजन क्या है? आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि सबसे बहुत अच्छी दोस्तियां हो जाती हैं और आप निभाते भी हैं? दोस्ती देखिए, मीडिया में आई डोंट नो दोस्तियां कैसी होती हैं, मेरी सबसे दोस्ती नहीं है मेरी। मतलब मुझे जब भी आपका कोई इवेंट होता है नजर आते हैं काफी लोग, या आप भी लोगों का अभी मैं आपको बुलाऊंगा तो आप आएंगी ना? आप मुझे बुलाएंगी, मैं भी जाऊंगा। तो मीडिया में अच्छी बात है, सब एक दूसरे को बुलाते हैं, आना जाना रहता है। जैसे भी मैं आपको हाउस वार्मिंग पे बुलाऊंगा, आप आइएगा। तो वो आना जाना रहता है। तो माशाल्लाह नया घर आपने बनाया है? हाँ जी, हम लोगों ने एक नया घर लिया, छोटा सा, जबरदस्त माशाल्लाह। तो और उसकी मुझे कौन बता रहा था उस दिन कि मीडिया में जो है ना वो खबर उड़ी हुई है कि यासिर ने घर खरीद के इकरा को गिफ्ट दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें मेरे ख्याल में 70% ज़्यादा तो इकरा की एफर्ट है। तो मेरा तो उसमें कुछ नहीं है ऐसा। इसी तरह जिंदगी खूबसूरत होती है जब मियाँ बीवी मिल के एक कोई आपका मतलब एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं। तो यही सेल्फ मेड एक कपल की यही कहानी है और उसके अंदर ही ज़्यादा लज्जत होती है माशाल्लाह, है ना? मज़ा होता है। अच्छा, सो बारात पे आते हैं, बारात की दिखाओ वीडियो। माशाल्लाह मज़ेदार सा इवेंट था। हाँ जी। इकरा बहुत प्यारी लग रही थी, इनका लुक बहुत वायरल हुआ था। आपको कैसी लगी खुद? मुझे तो ये अच्छी लगती हैं, हर उसमें रूप में अच्छी लगती है। हाँ जी। या आप थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है? मुझे लगता है अच्छे कपड़े पहनती है। हाँ, उसको बड़ी सेंस है कि कैसे तैयार होना है। सो अच्छा लगा था आपको ये पूरा रेड अटायर? उस वक्त इस तरह का ट्रेंड नहीं था, वो बड़ा गोल्डन गोल्डन चल रहा होता था। मेरे ख्याल में वो प्रियंका चोपड़ा ने इससे पहले ये टोटल रेड कपड़े पहने थे। तो पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं पहने थे। तो इकरा को वो पसंद आए थे। अच्छा। लोगों ने कहा भी था ये तो उस जाते हैं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। ये इस शेरवानी जो नोमी की है, अब इस कलर की शेरवानी 75,000 दूल्हों ने पहनी होगी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? और क्या। हाँ, तो सब इसी तरह लड़कियां एक दूसरे की देखती हैं कि भाई कितने सारे लोगों ने इकरा जैसे कपड़े बनाए। हाँ जी। नोमी को ही खुद इतने ऑर्डर्स आए होंगे। नोमी को तो वैसे भी ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन इकरा के बाद भी बहुत आए। वकार को कितने सारे मेकअप्स मिले होंगे कि हमें इकरा जैसा मेकअप करवाना है। तो ऐसा नहीं है, अगर नोमी और वकार आए आगे तो उनको भी फायदा हुआ होगा। वो तो दोस्ती में आए थे, जाहिर है।
नहीं वो तो आज भी दोस्त हैं हमारे। हाँ माशाल्लाह। वकार अभी मुझे नथिया गली में मिले, वहाँ घूम रहे थे। हाँ अच्छा। फैमिली को लेके। हाँ वकार इसी तरह करते हैं, घूमते फिरते हैं। हाँ। सो आपको कितना शौक है फैमिली को के साथ टाइम स्पेंड करने का, काम के अलावा? मुझे तो घर में वक्त गुजारने का बहुत मजा आता है। मैं अमूमन घर में ही पाया जाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं काम कम करता हूँ, तो मैं ये नहीं कि बाहर घूमता रहता हूँ। अच्छा। मैं ज़्यादा घर में रहता हूँ। हाँ तो घर के कौन से कामों में आप इकरा को की हेल्प करते हैं जो आमतौर पे आदमी नहीं टीवी करते? देखने में। ये तो आमतौर पे आदमी करते हैं। मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा हाँ मैंने देखा बट वैसे इकरा की अम्मी और मेरी बहन वो लोग कुक करते हैं ज़्यादा। हाँ। मैं बहुत कम, कभी अब तो बिल्कुल ही मैंने कम कर दिया। तो आप लोग किस तरह मतलब? लेकिन अभी मैंने जो घर था ना उसको हमने रेनोवेट किया, तो उसके बैकयार्ड में मैंने एक मिनी किचन बनाया है अपने लिए। अच्छा। हाँ तो वहाँ पे आप कुकिंग कर रहे होते? हाँ वहाँ पे हम आपकी बहन और इकरा की अम्मी, आप सब लोग इकट्ठे एक कंबाइंड फैमिली की एक तरह घर में रहते रहते हैं? वाह यार, ये तो एक मिसाली एक वो चीज है कि इकरा की अम्मी भी है और आपकी बहन भी है। सो ये तो बड़ा प्यारा एक लोग। मुझे बड़ा अजीब लगता है वो सोच के, जो लोग वैसे सबके अपने मसाइल होते हैं, बट फैमिली साथ हो तो बहुत अच्छा सीन है ये। जॉइंट फैमिली का बहुत अच्छा सीन है। हाँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है बड़ा ये। एक मजेदार एक नहीं, मैं सिर्फ इसलिए भी हैरान हूँ कि यूजुअली ऐसा नहीं होता कि लड़की की अम्मी साथ हैं। अब जाहिर है वो अकेली हैं, उनकी दूसरी बेटी जर्मनी में आई गेस। जी जर्मनी में। तो मतलब ये एक डिफरेंट चीज़ है जो यासिर मैं इसलिए आपको क्रेडिट दे रही हूँ क्योंकि आदमी यहाँ ही प्रॉब्लम होते हैं। नहीं ये वो नहीं मेरा होता कि सास हमारे साथ ये रहे। आइडिया भी मेरा ही था, क्योंकि मेरी बहन तो मेरी शादी से पहले ही मेरे साथ रहती थी। जी जी। तो जब शादी हुई तो मैंने फिर कहा कि इकरा से कि यार आंटी को भी हमारे साथ रहना चाहिए। हाँ। तो फिर हमने मनाया आंटी को। हाँ। आंटी नहीं आ रही थी पहले। हाँ फिर हमने मनाया आंटी को ज़बरदस्ती। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपसे ये इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग शायद कुछ सीख सकें आपसे कि ये एक अच्छा साइन है। अब हमारा बच्चा नानो और फुफ्फो बहुत उस तरह इजीली बोल लेता है। हाँ। वो साथ नहीं होती शायद तो नहीं बोल पाता। हाँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो एज यंग कपल आप अपने बच्चे को नहीं सिखा सकते। वो आपकी बहन और आपकी सास जो हैं वो उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इकरा को कितनी हेल्प हुई। बिल्कुल हम सबको बहुत हेल्प होती है और उन लोगों को भी बहुत मज़ा आता है। हाँ मतलब कबीर के साथ। हाँ तो जैसे अभी इकरा 2 दिन के लिए लाहौर गई हुई है। हाँ तो वो कबीर एक दिन पप्पो के साथ होता है, एक दिन नानी के तो साथ। इकरा को कोई टेंशन भी नहीं होती ना कि उसके अपने खून के टेंशन होती है इकरा को बहुत। वो नेचुरल हाँ है, वो लेकिन माँ फिर वाली भी। टेंशन ही और होती है। वो कबीर बहुत की हम ज़्यादा। पिक्चर दिखा रहे हैं, इतना कुछ प्यारा। ये पहली वाली पिक्चर तो बहुत ही प्यारी थी। वो फोटोशूट आप लोगों ने कराया था माशाल्लाह। वाओ जबरदस्त क्यूट बेबी माशाल्लाह। तो पुरानी है अब तो। हाँ ये तो अब बड़े हो गए। माशाल्लाह जवान हो गए। बुशरा अंसारी से मिलवाया मैंने तो कहती हैं कि हाय इसकी तो मूंछें निकल आई, ये तो किसी भी दिन ऑफिस चला जाएगा। मैनली लुक है इसकी बचपन से ही हाँ जी, माशाल्लाह। एक होता है ना बच्चों का पता नहीं चलता कि ये बेबी है, बस ये होता है, लेकिन ये इसकी बचपन से ही मैनली लुक है माशाल्लाह। सो ये इसकी आदत किस जैसी हैं? इसकी आदतें हमें लगता है कि मेरे अब्बा से कुछ आदतें मिलती हैं इसकी। अच्छा। और जैसे क्या है, अगर मैं आपको हाइलाइट्स बोलूं कि अभी तो खैर बहुत छोटा है तो एग्जैक्टली नहीं बता सकूंगा, लेकिन ऐसे कभी कभी जैसे इसका जो फेस कट है ना वो बिल्कुल मेरी अम्मा जैसा है, गोल। अच्छा। हाँ हम जैसे इकरा का भी लंबा मुंह है, उसकी फैमिली में भी लंबा मुंह है, मेरा भी, लेकिन मेरी अम्मा का मुंह जो है ना वो बिल्कुल गोल था। तो ये फेस कट वैसा है। फेस कट बिल्कुल वैसा है। तो क्या है, सोने के होता है ना तरीके, सोने का तरीका बिल्कुल वो इनका अपनी अम्मा की तरह है। अच्छा। क्योंकि वो भी घड़ी की सुई की तरह सोती हैं, लाते मारती रहती है, हाँ जी, घूमती रहती है। और ये भी बिल्कुल वैसा। और मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस पलंग पे फिट होके सोना। सो कि ये वाला अब्बा जो है ये बच्चे के डायपर वाइपर चेंज कर लेता है, नहलाना धुलाना तो कर लेता है। नहलाना धुलाना मैंने नहीं किया अभी तक, जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन डायपर मैंने चेंज किया है कुछ दफा और मुझे उससे कोई मसला नहीं हुआ। बड़ा आसान काम है वो तो, वो कोई मसला नहीं है, इशू नहीं। सो कभी आपको अपने बेटे को बेबी सिट करना हो तो आप बखूबी इस चीज़ को निभा सकते हैं? मैं बेबी सिट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बेबी सिट होने वाला है ही नहीं। उसके पीछे 4-6 लोग जब तक ना भागते रहे उसको भी मज़ा नहीं आता। उसको भी आदत है बचपन से। हाँ जी।
कि ज़्यादा लोगों में रहने की और फिर हाँ। भागने दौड़ने की भी। माशाल्लाह आपके 12 बहन भाई हैं और एक वो होता है फैमिली में, इट रन्स इन द फैमिली। सो यासिर हुसैन क्या ख्वाब देखते हैं इकरा के साथ कि हमारे माशाल्लाह इतनी टीम होनी चाहिए, इतने बच्चे होने चाहिए? देखिए बच्चे जो हैं वो अल्लाह की नेमत हैं, जितने हो उतने अच्छे हैं, बट माँ बेहतर डिसाइड कर सकती है ये, क्योंकि बॉडी उसकी है, तो उस वो जितने तो चाहे। आपने जो है ये जिम्मेदारी इकरा के हवाले की हुई है कि भाई मैंने यूँ उसके हवाले की हुई है कि वो जाहिर है बॉडी उसकी है, तो वो बेहतर बता सकती है कि कितने होने चाहिए। हाँ। मेरी तो ख्वाहिश है कि ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। हाँ, क्योंकि जाहिर है एक रौनक वाली घर से आप आए हैं तो वो आपको अंदाज़ा है उस बात का ज़्यादा है। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे लगता है आप एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन किसी की बर्थडे याद रखना, त्यौहार याद रखना, ये दोनों में से ज़्यादा इसमें कौन आगे है, इकरा या आप? इकरा थोड़ी लापरवाह है इस मामले में, क्योंकि वो जाहिर है माँ भी है और यंग मदर है, तो वो उन चीज़ों में बहुत उलझी रहती है। फिर उसका अपना करियर भी है, तो वो चीज़ें भूल जाती है बहुत ज़्यादा, अपना फ़ोन भूल जाती है वो। तो मैं इस मामले में थोड़ा सा वो हूँ, मगर मैं भी भुलक्कड़ हूँ। अच्छा, दोनों भुलक्कड़। बर्थडेज याद नहीं रहती मुझे, बर्थडे याद किसी की याद नहीं रहती। कोई चीज़ें रख के भूले हैं आप? चीज़ें रख के भूलना अब सिर्फ इकरा का ही काम है हमारे घर में। वो कहती है और किसी पे भी कर रख देती है, अपनी अम्मी को कहेगी आपने आपको दी थी मैंने, हाँ। और वो उसी की ड्रॉर से निकलती है चीज़, ओह, या तो मुझे ये कहती है मैंने आपको दे दी थी वो फाइल, हाँ। और वो फाइल फिर उसी के पास से निकलती है। ओए होए। तो ये अच्छा, है। ज़्यादा तेज़ कौन है गुस्से का, इकरा है या आप हैं? मुझे कम गुस्सा आता है। आप कम, हाँ, लेकिन कभी कभार तो आता ही होगा। कभी कभार आता है तो वो ज़्यादा होता है, लेकिन वैसे गुस्सा नहीं आता। इतना नहीं आता, तो इकरा को ज़्यादा आता है गुस्सा। इकरा है थोड़ी पर वो भी नहीं है इतनी गुस्से वाली। तो क्या चीज़, एक टिप्स क्या देना चाहेंगे जो नौजवान आपको देख रहे हैं, शादी एक अच्छी गुजारने के लिए और देर पार गुजारने के लिए क्या टिप्स हैं आपके पास एज हस्बैंड? अच्छी शादी गुजारने के लिए आई थिंक दूसरी शादी बहुत ज़रूरी है। कितने खराब है, बिल्कुल नहीं है, सेंसर। वायरल मटेरियल दिया। अच्छी शादी गुजारने के लिए मेरे ख्याल में एक तो बेबी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये मुझे ब्रिज होता है। सुनी सुनाई बातें थी ये, लेकिन वाकई ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि अगर बेबी जिन्हें अल्लाह ने नहीं नवाजा वो तो अलग है, लेकिन जिन्होंने खुद नहीं जो करते, आई डोंट नो वो आपस में कितना ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, लेकिन ये बॉन्डिंग बहुत ही आसान हो जाती है, लेकिन नेचुरली हो जाती है कुछ और तरह की। हाँ। मतलब बच्चे के बाद से जितनी इज्जत मैं इकरा की करता हूँ, शायद वो बड़ी ही है शादी के बाद। हाँ। वो और बहुत एक ज़्यादा बड़ी है। बच्चा एक ब्रिज भी बन जाता है ना, माँ बाप को एक साथ मतलब कुछ सालों बाद रोमांस और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आप अपने घरेलू झंझटों में इतने उलझ जाते हैं, बच्चे के आने के बाद फिर वो बॉन्डिंग दोबारा डेवलप होती है। बिल्कुल ऐसे एक वो जो थोड़ी सी हल्की हल्की मध्यम हुई भी होती चीज़, हाँ जी। वो एकदम स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो है, जाती है। ऐसा ही है। सो आप होता ये बहुत अर्ली सवाल है, लेकिन फिर भी आपकी पेरेंट ने भी आपके लिए सोचा होगा कि मैं बड़े होकर मेरे बच्चे ये बनेगा ये बनेगा। सो यासिर हुसैन क्या सोचते हैं कि कबीर क्या बने, अल्लाह करे ये बन जाए? कबीर एक अच्छा इंसान बने बस, और हाँ। उसके अलावा अगर वो कुछ भी ना कर सके ज़िंदगी में तो मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा, बस ये कि वो एक अच्छा इंसान हो, उसके वो उसकी वजह से सोच किसी को समझ नुकसान बेहतर, ना हाँ हो। बस नुकसान ना हाँ। हो, और इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोचता। हाँ, वो वाली ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए किसी भी चीज़ में, अच्छा। किसी ऐसे खेल में जो कुछ ज़्यादा पॉपुलर गेम ना हो भले हाँ, से, हाँ। लाइक क्रिकेट ना हो और हॉकी ना हो, बट कोई ऐसा गेम, भागना दौड़ना स्विमिंग। सो इसका मतलब आपके अंडरकरंट कहीं है ना कि स्पोर्ट्स में डालना है उसको, कहीं आपका दिल है? स्पोर्ट्स एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं जिम नहीं जाता, हाँ। अगर मैं एक स्पोर्ट्समैन होता हाँ। तो मैं शायद रनिंग भी स्किप ना करता कभी। हाँ। तो फिजिकल फिटनेस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है स्पोर्ट्स। तो मैं चाहूँगा वो स्पोर्ट्स में रहे। मुझे ये बहुत शौक है कि वो अच्छा गाना गाए, ओह, अगर वो सुरीला हो हाँ। तो सीखे और तो अच्छा आप गाना वो गाए। ख्वाब नहीं देख रहे कि मेरा वो डॉक्टर, ख्वाब इंजीनियर? नहीं है कि वो अली जफर और आतिफ असलम बन जाए। हाँ। मेरा ख्वाब है कि वो कम से कम ऐसा हो कि फैमिली गैदरिंग्स में अच्छा गाना गा सके। तो स्किल होनी हाँ, चाहिए। स्किल छोटा होनी सा चाहिए ब्रेक ले रहे उसके हैं, बाद। ब्रेक के बाद आइए बहुत सारी और बातें। यासिर हुसैन हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ, और हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन हम और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और यासिर बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, इनसे अगर आपने मशवरे लेना है
अपनी ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट पे, तो कि काफ़ी मुझे लगता है ऐसा कि इनकी पर्सनैलिटी है कि इनसे बैठ के बात की जा सकती है। सो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उनको कुछ आपसे मशवरे दिलवाना चाहूँगी। ये फंसा दिया ना आपने। आप मत फंसिएगा, मैं इनको ज़बरदस्ती थोड़ी है। लाओ भाई पहली पिक्चर दिखाओ, किसकी है? सबा कमर के साथ आपने काम किया, उनके साथ ये फ़ोन दूसरी वाली चीज़ के लिए। सबा कमर ने आपके साथ काम भी किया है, आपने इनके साथ काम किया है, तो जाहिर है आप इनकी पर्सनालिटी से वाकिफ़ होंगे, तो आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं अगर सबा कोई एक कमर आदत बदल दें इनकी। मैं अगर सबा कमर हूँ ना, तो मैं ड्रामा करना बिल्कुल छोड़ दूँ टीवी का। तो फिर कैसे कमाएंगी भाई, फिल्में तो कम बनती हैं। नहीं तो सबा तो सिर्फ वो करें, फिल्में करें या OTT करें, क्योंकि सबा जैसी एक्टर पाकिस्तान को दोबारा पता नहीं मिलेगी इतनी अच्छी एक्टर। नो डाउट। सो आप कहेंगे कि अगर मैं सबा होता, ड्रामे में ना एक्टर जाया हो जाता है, इतनी ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ती है ना कि ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। नासिर कहता है 100 और 1000 सीन का फ़र्क होता है, बताए कि फिल्म में 100 सीन है और सीरियल में 1000 सीन है, इतना फ़र्क होता है। सोचो। सो आपका मशवरा ये है कि अगर मैं सबा कमर होती तो मैं सिर्फ फिल्म करती। बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट सेलिब्रिटी आयशा उमर के साथ भी आपने फिल्म की है, इनके साथ भी आपने काम किया, तो इनकी पर्सनालिटी में अगर इनकी कोई आदत है वो आप इनको मशवरा दें बदलने का, इनके लिए जो बेहतर है, तो वो कौन सी होगी? कभी कभी अनहेल्दी खाना भी खाना चाहिए, है ना? मैं आयशा उमर को पाए खाते देखना चाहता हूँ नान के साथ। वेरी गुड। कि आयशा हाँ, उमर क्योंकि ना, इम्यून सिस्टम तो मजबूत हो। हाँ वैसे आयशा का बहुत मजबूत है इम्यून सिस्टम, हाँ। और आयशा के सारे सिस्टम्स बहुत मजबूत है, लेकिन आयशा बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हाँ। है, और बात भी करो तो वो उसकी मैं चाहता हूँ आयशा उमर किसी दिन मुझे कहे कि यार बहुत वेट बढ़ रहा है, हाँ क्या करूँ, ये कपड़े पूरे नहीं आ रहे। ये कभी आयशा से नहीं सुन सकते आप। अरे बाप रे भाई, वो तो ईद पे, अभी बकरा ईद पे वो इस तरह की मिसालें देगी कि आप कलेजी को ना एक उबाला दें, बस बॉईल करके खा लें। हाँ भाई, नेक्स्ट सेलिब्रिटी कौन है? असद भी आपके दोस्त हैं, सो असद को क्या मशवरा है? असद उसको तो ड्रिप लगाएं आप। हैं? मुझे लगता है असद को ड्रिप लगानी चाहिए एक्टिव होने की। मुझे लगता है ऐसा, उसकी पर्सनालिटी से लेजी है। हाँ लेजी है, लेकिन अपने कामों में सही एक्टिव है। अच्छा। असद का भी ड्रामा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ एक नए चैनल पर, उसमें सबा कमर भी हैं और इमरान अब्बास हैं, उसमें असद बहुत अच्छा लगा है। हाँ मैंने देखा है, अभी उसका ट्रेलर देखा। उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी है, तो बहुत। उसको क्या आदत आप मशवरा देंगे? इसको मैं मशवरा दूंगा कि ये असद को मैं क्या मशवरा दूंगा? भाई दोस्त के हैसियत से कोई मशवरा दे। मैं उसको वैसे इतने मशवरे देता हूँ ना कि अब मुझे ऑन स्क्रीन समझ नहीं आ रहा। असद को मैं मशवरा दूंगा कि मेरे जैसी दाढ़ी बनाना बंद कर। मुझे कॉपी करना बंद करो असद। नहीं कॉपी तो नहीं करता, लेकिन हमारा फेस कट मिलता लेकिन जुलता है यकीन बहुत माने ज़्यादा। वो ये दाढ़ी की वजह से ज्यादा उसकी पर्सनालिटी अच्छी लग रही है। सही है, रहने दे, ये गलत मशवरा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जब मैंने उसको देखा है ना ये सबा वाले ड्रामे में, उसमें उसने सिर्फ मूछें रखी हुई, वो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, तो फिर ये मशवरा है आपका कि तुम मूंछों के चेंज साथ करे, चेंज करो। क्योंकि वो अपने ज्यादा makeup करता है टीवी पे काम, हाँ। तो ड्रामे के बाद दूसरे ड्रामे में चेंज लाए अपने Change अंदर, लाए, हाँ। दाढ़ी एक जैसी जो है ना वो बिल्कुल, हेयर स्टाइल और दाढ़ी को चेंज करना Change चाहिए, करना। और वो अच्छा लगता है जब भी चेंज करना। जब ये चेंज करो। हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? अच्छा, ये तो उनकी बेगम आ गई, जारा आ गई। जारा ज़ारा को क्या मशवरा वो असद को चेंज करे। क्या मतलब है? ज़ारा को ये वायरल होगा। हैं? ये वायरल होगा। ज़ारा को मशवरा है कि आई थिंक ज़ारा की मुझे पता नहीं, एज एन एक्टर उसकी चॉइस ऑफ जो ड्रामाज है वो मुझे नहीं समझ आती ज़ारा को। मैं अगर देखूँ, मैं उसे एक अगले ड्रामे में किसी पंजाबी बबली कैरेक्टर में देखना चाहता हूँ। उसके अगले ड्रामे में ज़ारा को किसी बहुत ही जैसे मुझे ज़ारा जो जिस तरह से ज़ारा ड्रामे चूज़ कर रही है, मुझे वो नहीं समझ आती। वो उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, वो थोड़ा क्योंकि वो जिस कैलिबर की एक्टर है वो नजर नहीं आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा कैलिबर, और वो बहुत आगे की एक्टर है। बहुत ही बेहतरीन, उसके खून में एक्टिंग है। तो उसको कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत समझदारी से चूज करने चाहिए। ड्रामा भी, स्क्रिप्ट भी है उसके पास, कैरेक्टर भी वो चूज करी, सब कुछ। तो अगर कहीं लैग कर रहा है, मुझे ये लग रहा है कि वो शायद गलत ड्रामे या गलत कैरेक्टर चूज कर रही है, कि वो गलत डायरेक्टर तो नहीं चूज कर रही है।
हालांकि डायरेक्टर तो चूज नहीं कर रही। नहीं, डायरेक्टर्स तो हमारे सारे वही है ना, उनको क्या डायरेक्टर्स तो ड्रामे उठाते और गिराते हैं ना भाई, राइटर तो लिख के देता है। अब डायरेक्टर का काम है कैप्टन ऑफ द शिप, आप भी तो डायरेक्शन कर रहे हैं, आपको इससे मतलब आपको ज्यादा बेहतर पता होगा ये बात। कर तो नहीं रहा मैं, तो बस एक आध किया है बस। हाथ साफ किया है। हाँ? हाँ, हाथ साफ किया है मतलब तो आगे करेंगे डायरेक्शन आप? अच्छी चीज हुई तो जरूर करूंगा, वरना मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे हाँ। कोई शौक नहीं है इतना हर रोज सुबह उठ के सेट पे जाने का। इतनी मेहनत करने का। हाँ, मुझे जो काम है, जैसे मैंने एक टेलीफिल्म की है, हाँ तो उससे मुझे पैसे मिले हैं। तो सही है, हाँ, घर भी चलाने, किचन भी चलाना। हाँ, और अभी वो अच्छी थी तो मैंने और किया। मुझे इतनी अच्छी लगी शादी के बाद यासिर हुसैन ने काम करना ज्यादा कर दिया एकदम, डायरेक्शन भी कर रहे हैं तो एक्टिंग भी कर रहे हैं, हर फिल्म में यासिर Hosting हुसैन होते हैं, भी। होस्टिंग भी है। मतलब मुझे लगा कि इकरा ने काम करना कम कर दिया, यासिर ने बहुत मुझे ना ज्यादा कर लकीली फिल्म्स मिल जाती हैं हर साल, दिया। है ना? इतनी कम बन रही हैं उसके बावजूद मिल जाती हाँ। हैं। तो वो एक फिल्म बहुत होती है एक साल की। और आप सोचते नहीं है, बस आपने कहा मुझे फिल्म करनी है चाहे कैसी भी हो। हाँ, बुरा ड्रामा करने से बेहतर है बुरी फिल्म। सीरियसली सही है। वो 6 महीना थोड़ी चलती है लोगों के मुंह पे। ये भी है, ये भी है। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? फरहान सईद। फरहान सईद को क्या मशवरा है? फरहान सईद को मैं मशवरा दूंगा कि और फिल्म्स करें, और फिल्म्स करें। मूवीज में काम आपको लगता है वो फिल्म के लिए बने हैं? हाँ, वो बहुत हीरोइक है और अपनी फिल्म में टिच बटन में वो बहुत अच्छा नजर आया। लेकिन ड्रामे भी उनके हिट होते हैं बड़े। हाँ, मतलब ड्रामे एक लक जो होती है ना, तो काफी ऐसा होता है अगर वो 4 ड्रामे करते हैं उसमें से 3 तो हिट होते हैं। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन वो जब बड़ी स्क्रीन पे आप देखें फरहान को बड़ा मजा आता है। मजा तो आता है, लेकिन हमारे यहाँ फिल्में कम बन रही है ना, फिर तो बनाए ना ये फरहान, लोगों के पास बड़ा खुद ही पैसा है। बनाए। हाँ तो चलो भाई, तो फरहान को मशवरा है खुद बनाओ खुद आओ। हाँ, हाँ अच्छा नहीं है। बिल्कुल अब तो best। बेगम भी उनकी प्रोड्यूसर है। हाँ, तो दोनों बनाए मिलके फिल्में। बनाए। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी को मेरा मशवरा है कि बस अब खूबसूरत लगना बंद कर दें। है ना? पता नहीं कौन सी गीदड़ सिंगी खा के पैदा खुदा हुए हैं। यार, इनके पास और शहजाद रॉय के पास कुछ है। मतलब ये लोग भाई मेरे ईद छोटे के से शो पे छोटे आप होते जा रहे देखिए हैं। तो क्या लग रहे हैं। हाँ। कौन सी ऐसी हर एज की हीरोइन के साथ आए हैं माशाल्लाह। ये बिल्कुल, और क्या जबरदस्त अदाकार ये है, अपने ऊपर मजेदार। बहुत मेहनत करते हैं। ये वो बहुत ज्यादा मेहनत, ये मर्दों की आयशा उमर कह सकते हैं आप इनको कि नहीं? आराम से इजीली। ओके भाई, शहरयार मुनव्वर। शहरयार मुनव्वर को भी मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स ठीक से चूज करने चाहिए। सही चूज नहीं कर रहे वो कैरेक्टर्स जो अभी कर रहे हैं। अभी शहरयार मुनव्वर बहुत ज़्यादा वो हीरो प्ले कर रहा है। शहरयार मुनव्वर को कैरेक्टर्स करने चाहिए ताकि वो कैरेक्टर एक्टिंग उनकी करनी चाहिए। उनके टैलेंट का उनका पता चले। टैलेंट भी पता चले, और शहरयार मुनव्वर को थोड़ा सा डार्क काम करना चाहिए। ओके, हाँ, क्योंकि मतलब कमर्शियल के अलावा थोड़ा कमर्शियल के आर्टी। अलावा थोड़ा सा आर्टी भी, और थोड़ा सा डार्क, थोड़े डार्क कैरेक्टर्स करने चाहिए ओके। शहरयार को। हाँ। थोड़ा, क्योंकि शहरयार एक टैलेंटेड आदमी है, हाँ। और डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, हाँ, तो डायरेक्शन भी करनी और चाहिए। शहरयार की एक्टिंग जो है वो पहले से बहुत इम्प्रूव हुई है। बहुत वो ज़्यादा। लगता है कि ये मेहनत इसने की है और वो नजर आई है। शहरयार से ज्यादा मेहनती एक्टर मैंने इंडस्ट्री में नहीं देखा। जितनी मेहनत शहरयार अपने कैरेक्टर और क्राफ्ट पे करता है, हाँ। मैंने उतनी मेहनत करते हुए सबा कमर को देखा है, बस और सबा कमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ, जाहिर है, जाहिर है। शहरयार उतनी ही मेहनत करता है अपने कैरेक्टर पे और acting अच्छा, तो नेक्स्ट कौन है पिक्चर भाई? इकरा अजीज को आप क्या? पे। इकरा अजीज को मैं मशवरा दूंगा कि कितना सबसे ज्यादा डर रहे हैं इसको मशवरा देते। इकरा को भी मैं बहुत ज़्यादा मशवरे देता हूँ, इसलिए मैं समझ नहीं आ रहा कौन सा मशवरा दूँ। इकरा को मैं मशवरा दूंगा कि मुझे कम तंग करे। किस लिहाज से तंग करती है आपको? इकरा मुझे वो वाला भी तंग करती है, जैसे मैं बैठा हूँ ना, हाँ। तो वो आके यहाँ उंगली घुसा देगी, यहाँ उंगली घुसा देगी। वो बचपना करती है कुछ हाँ। कुछ। तो सही है ना भाई, जवान लाइफ रहनी चाहिए। हर वक्त इतनी मैच्योरिटी क्या करनी है करके। हाँ, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। हाँ। और इकरा को मशवरा दूंगा कि वो जितना काम कर रही है उतना ही काम करे, उससे ज़्यादा ना करे। ना कर। हाँ किचन चलाने के लिए यासिर हुसैन है। हाँ, मैं हूँ। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। तो जितना तुम्हें काम अच्छा लगे करना, बस वही काम। कबीर के साथ साथ तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, वही उसके करना। अलावा भी जिस कैलिबर की वो एक्टर है, खामखा में बुरे ड्रामे और बुरी चीज़ें करने से बेहतर है आप भले साल का एक ड्रामा अच्छा, करें। इकरा को सेंस है स्क्रिप्ट चूज करने की? आपको लगता है बहुत ज़्यादा, कि अच्छे स्क्रिप्ट चूज बल्कि करने? बहुत ज़्यादा, एक्टर्स से ज़्यादा। अच्छा,
आप देखें ना उसके पिछले सारे ड्रामे उठा के देखें, एक ड्रामा भी बुरा नहीं है। यस, ये लक भी होती है कभी लक, कभार, ये लकी बिल्कुल, चार्म भी होता लक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना उसको जितने स्क्रिप्ट्स ऑफर होते हैं उसको sense। उसमें से वो चुन के एक निकालती है। यस, ये वाली और बात वो है। वो वाकई मुझे आपसे ऐसा होता फोन वाले कर रहे थे पर मुझे टाइम क्यों नहीं बचा, ये टाइम किधर चला गया? है। ये डॉक्टर साहब खा गए टाइम। इतने अमराज बता के चले गए। कितने सारी चीजें बता गए डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच यासर, आपके साथ बात करके हमेशा बड़ा मज़ा आता है, कहीं भी मिलते हैं। और वो वाली बात है कि जो सोशल मीडिया के थ्रू एक आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट बनता है आम पब्लिक को, मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इनसे आम तौर पे मिलते हैं ना, क्योंकि इमेज बिल्ट हो जाता है सोशल मीडिया पे। अगर आप यासिर हुसैन से आम तौर पे मिलते थे कि दोस्तों के दोस्त हैं, एक बड़े अच्छे इंसान हैं, दूसरों के दुख और सुख में काम आने वाले शख्स हैं। सो जो परसेप्शन जिनके जो भी पब्लिक है उनके जहन में किसी के अगर बैठा हुआ है, सो वो इस तरह बना नहीं सकते परसेप्शन। और वो रखें, मुझे उससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, बस ये फ़र्क है कि इनके दोस्त और जो इनकी जो फैमिली है उनको मतलब उनकी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है आपको, है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच यासिर, कुछ कहना चाहेंगे इन दी एंड अपने फैन से? ARY पे मेरी टेलीफिल्म आ रही है ईद पे। प्रमोशन वो जरूर देख लें क्योंकि वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है बिलाल, जिसने बनाई है। ईद पे आ रही है, बिग बैंग की प्रोडक्शन है और माहे नूर मेरे साथ हैं उसमें, और सलाउद्दीन तुनियो साहब हैं उसके अंदर, सैफी हसन है। तो बहुत मज़ेदार कास्ट है और बहुत अच्छा शहर और एक जंगल को मिक्स करके एक कहानी बनाई है। हाँ। डकैतों की कहानी है, डाकुओं ये की। देखें, और एक कहानी हमारे मियाँ का भी ड्रामा आ रहा है ईद पर, एक और यासिर का आ रहा है ईद पर टेलीफिल्म आ रही है, वो भी जरूर देखिएगा। मुझे नहीं पता कि इनकी पहले आएगी कि उनकी पहले आएगी, वो जिसकी भी पहले आई अच्छी मेरी है। तो ARY डिजिटल पे बड़ी जबरदस्त टेलीफिल्म्स आ रही हैं ईद पे, इस दफा देखना ना भूलिएगा। थैंक यू यासिर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, दुआओं में तो याद रखेंगे ना।